और बाद में जब आप पढ़ रहे इकोनॉमिक्स को तो उसमें कुछ और था, तो फिर तो मसला ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से जो है, जो आपको बताया जाए कि अभी हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फ्यूचर में यही चीज़ होनी चाहिए। तो अभी हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे किस चीज़ को, यानी आज हम सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और ज़िंदगी भर हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग आप 5 और अकाउंटिंग पढ़ेंगे आईसी में, उसमें भी आपको यही चीज़ें नजर आएंगी जो आज डिस्कस होंगी आपके सामने, कि जो अकाउंटिंग में आज बताया जाएगा कि अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसमें क्या डिस्कस किया जाएगा, वही चीज़ें आगे मौजूद होंगी। आपसे मैं क्वेश्चन भी पूछता रहूँगा बीच में, तो आप अटेंटिव बैठिएगा और जब मैं सवाल पूछूँ तो रिपीट नहीं करूँगा क्वेश्चन, आपको वैसे ही जैसे मैं सवाल पूछूंगा फौरन आंसर देना है। तो इस सवाल का जवाब कि अकाउंटिंग में क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसको पढ़ने का फायदा है या नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ काम आएगा, इस बारे में डिस्कशन हो रही है। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, सही है? तो मुझे एक बात बताएं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए कोई काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है आपकी या कोई सर्विसिंग बिजनेस है, कोई ना कोई कारोबार है, मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहे हैं और आपको लोन की जरूरत पड़ जाए, तो आप जाएंगे किसके पास? बैंक के पास चले गए फॉर एग्जाम्पल, या तो आप डिफरेंट पार्टीज के पास जा सकते हैं, और भी तरीके हैं। आप बैंक पहुंच गए और बैंक से आपने कहा कि भाई मुझे अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो ये है बैंक। आप बताएं, आप हबीब बैंक लिमिटेड आपका है, आप इनको लोन देंगे? ये क्या पूछेंगे आप इनसे और क्यों पूछेंगे? दोनों बातें बतानी आप। बिजनेस क्या कर रहा है ये, हाँ, ये क्यों पूछ रहे हैं आप इससे? हाँ, यानी कि भाई मसला क्या है कि जो क्रेडिटर है, देखिए जो लोन देता है ना वो क्रेडिटर कहलाता है। क्रेडिटर का प्रॉब्लम क्या है? अभी ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसी से अकाउंटिंग की एक्सप्लेनेशन आएगी। क्रेडिटर का क्या मसला है कि क्रेडिटर लोन दे रहा है ना, वो ये चाहता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट उसने 5 लाख रुपए का लोन दिया है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट, वो प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर उसे वापस मिल जाए। अगर उसे 5 साल के लिए लोन दिया है, जैसे ही 5 साल गुजरे वो 5 लाख रुपए उसे वापस मिल जाए। दूसरी चीज, इंटरेस्ट की टाइमली पेमेंट उसे मिलती रहे, हराम जो इंटरेस्ट हराम होता है वो उसे टाइम पर मिलता रहे। ये दो चीजें। अगर फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर को इस चीज का यकीन हो और कोई इसको गारंटी भी दे दे कि भाई आपको प्रिंसिपल भी वापस मिल जाएगा 5 साल बाद टाइम पर और आपको इंटरेस्ट भी टाइम पे मिलता रहेगा, तो आपको क्या टेंशन है? आपको तो कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, तो आप यही चीज जानने के लिए इससे इसके बिजनेस के बारे में पूछेंगे कि अपने बिजनेस के बारे में मुझे बताओ, तुम्हारा बिजनेस किस चीज का है, कितने सालों से कर रहे हो, हर साल कितना कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ प्रोडक्ट सेल होती है, आपके कंज्यूमर्स कौन से हैं, सप्लायर कौन से हैं, सारी डिटेल आप इनसे लेंगे, सिर्फ ये जानने के लिए कि आपको आपका पैसा वापस मिलेगा या नहीं। तो आपको इनको बताना पड़ेगा ना ये सारा बात। अगर आप नहीं बताएंगे तो ये आपको लोन नहीं देगा। फिर आप कैसे बताएंगे? अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गुल अहमद कंपनी है, आप ऑनर हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसके यूनिट्स हैं, तो आपको अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें याद तो नहीं होंगी। आपको तो याद नहीं होंगी ना सारी चीजें कि मेरे पास कितनी मशीन्स हैं, कितनी मशीनों की कितनी प्रोडक्शन है, कितना प्रॉफिट, कितना कितना जो वो हमारे यूनिट्स हैं कितना कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, आपको याद नहीं होगा। तो इसके लिए इन्होंने एक काम किया हुआ है। काम ये किया हुआ है कि इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है। उस डिपार्टमेंट में कुछ लोग हैं और वो करते क्या है कि जितने भी काम होता है ना इनके, जितने भी इवेंट्स इनके बिजनेस में होते हैं, परचेज, सेल, प्रॉफिट, लॉस, सब कुछ, वो उसकी रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। और जब भी इनको इस तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे बैंक को देने के लिए चाहिए, तो ये जाएंगे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट को बताएंगे कि भाई मुझे इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो क्या करेगा? बैंक के लिहाज से एक रिपोर्ट तैयार करके दे देगा और ये जाकर बैंक को वो रिपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे और बैंक उस रिपोर्ट को लेते ही लोन दे देगा? नहीं ना, बैंक उस रिपोर्ट को लेगा और रिपोर्ट को लेने के बाद बैंक एनालाइज करेगा कि आया कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस कैपेबिलिटी की है या नहीं कि मैं इसे लोन दूं या नहीं। उसके बाद यानी इन्फॉर्मेशन जैसे आप देंगे उसके फौरन बाद बैंक लोन नहीं देगा आपको, उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि मैं इसको लोन दूं या ना दूं। इसका मतलब है कि बिजनेस की इन्फॉर्मेशन बैंक को मिलने यानी क्रेडिटर को मिलने के बाद भी क्रेडिटर फैसला करेगा कि मुझे देना है या नहीं देना है। अब अगर ये इन्फॉर्मेशन ही मेंटेन ना करें, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ही ना हो इनके बिजनेस में और कोई इन्फॉर्मेशन ही मेंटेन नहीं कर रहे कि बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, तो इन्हें खुद भी याद नहीं होगा, तो ये बैंक को नहीं समझा सकेंगे अपने बिजनेस के बारे में, तो बैंक इनको लोन नहीं देगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के तरीके हैं, किस तरीके से इन्फॉर्मेशन मेंटेन होगी, किस तरीके से रिपोर्ट्स तैयार होंगी, ये चीज हम अकाउंटिंग में पढ़ते हैं। यानी अकाउंटिंग में हम ये सीखेंगे कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले इवेंट्स को रिकॉर्ड कैसे करती है, उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करती है, किस तरीके से वो कम्युनिकेट करेगी क्रेडिटर को कि भाई मेरे बिजनेस में यही एक्टिविटीज हो रही, और फिर उसे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर अकाउंटिंग आप ना करें तो इनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जिसकी वजह से क्रेडिटर को कन्विंस कर सके कि हाँ भाई आप मुझे लोन दें। हाँ, मैंने इनको बोला है।
जिनके नाम नहीं है कल लाजमी अपने नाम लिखवा के आइएगा बेटा, वरना फिर ये क्लास में नहीं आपको एंट्री देंगे। अभी कोई मसला नहीं है, अभी टेंशन नहीं लें, क्लास के बाद जाइएगा, अभी बैठे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जाम्पल सुने आप, ये जो है ये इनके पास बहुत पैसा है, अब ये चाहते हैं कि ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। अब जो भाई है इन्होंने इनको पकड़ लिया, बोला मेरे पास आप पैसा इन्वेस्ट करें, तो आप इनके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे या नहीं? ऐसे तो नहीं करेंगे आप बोलेंगे अपने बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन मुझे दो जो तुमने मेंटेन की हुई है, उसकी बुनियाद पे मैं देखूंगा कि मुझे यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। अब मुझे बताएं, क्रेडिटर जो है वो क्या दे रहा है? लोन का मतलब क्या? उसे इंटरेस्ट मिलेगा। इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा उस पर उसको प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। अब अगर इस इन्वेस्टर ने पैसा लगा दिया और बिजनेस को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो इन्वेस्टर को ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम प्रॉफिट मिलेगा। क्रेडिटर और इन्वेस्टर में ये फर्क है, क्रेडिटर को एक फिक्स अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट का, जबकि इन्वेस्टर को प्रॉफिट या लॉस मिलता है। अब अगर इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड नहीं करें अपने बिजनेस की, तो इन्वेस्टर इस चीज का फैसला नहीं कर सकता कि आया कि मैं इधर इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं। इन्वेस्टर तो क्या करेगा, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब से उनकी इंफॉर्मेशन मांगेगा बिजनेस की, और उसको कंपैरेटिवली एनालाइज करेगा कि सबसे ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिहाज से और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिहाज से कौन सी है। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मतलब है इन्वेस्टर हो या क्रेडिटर हो, इसको हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए। और ये जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है हमें मेंटेन किसकी मदद से करेंगे? अकाउंटिंग की मदद से। ये इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड किसकी मदद से करेंगे? अकाउंटिंग की मदद से। मतलब अकाउंटिंग ही आपको सिखाएगी हाउ टू मेंटेन बिजनेस इंफॉर्मेशन, इवेंट्स की। और यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे करनी है, प्रोवाइड करने के लिए आप जितनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे सारी थोड़ी दे देंगे, उसमें से कुछ रिपोर्ट तैयार करेंगे जो उस बंदे की काम की होंगी जो इंफॉर्मेशन मांग रहा है, फिर उसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर वो फैसला करेगा। यानी अकाउंटिंग ना हो तो हम जो पार्टीदारी है हमारी इन्वेस्टर क्रेडिटर, वो डिसाइड ही नहीं कर सकती वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट, वेदर टू गिव क्रेडिट और नॉट। और सुने, मैं आपको काफी एग्जांपल दूंगा, उसके बाद ये डेफिनेशन आएगी। अकाउंटिंग की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं, वैसे लिखी हुई आएगी। अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका नाम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस में होने वाली इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कैसे करते हैं। अभी आपको नहीं आती है, आप जिंदगी भर जब तक अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसमें जितने भी न्यूमेरिकल जितने भी टॉपिक्स आएंगे उनमें यही काम हो रहा होगा, इंफॉर्मेशन मेंटेन करने वाला और उसमें से रिपोर्ट्स तैयार करके वो रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने वाला काम हो रहा होगा आपका। अच्छा, मैंने कितने यूजर्स बताए, कितने लोग बताए जो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? 2, क्रेडिटर एंड वैसे। एक और सुने आप, ऑनर, ये खुद ऑनर है, इनको अपने बिजनेस को चलाना है। चलाने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक डिसीजन लेना है इनको। वो डिसीजन क्या है कि इनके पास 1000 मशीन्स हैं जो काम कर रही हैं, वो चाहते हैं इनमें से 10 मशीनें रिप्लेस कर दें। अब इसका डिसीजन ये कैसे लेंगे? इनको क्या करना पड़ेगा? 1000 मशीन्स में से 10 मशीन्स रिप्लेस करनी है, कैसे डिसाइड करेंगे? ये बता रही है जी। वो जाके मशीनों को देखेंगे कि मशीनें कपड़ा कैसे बना रही हैं, ऐसा देखेंगे? अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूं ना अगर, तो उसमें काउंटर क्वेश्चन का मतलब होता है ताकि आप मुझसे डिस्कशन करें ना, उसमें आपको समझ में आएगी बात। उसमें आप ये नहीं बोलिएगा कि यार मैं गलत, आप सही भी बोल रहे होंगे ना, मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करूंगा, उससे फिर दूसरे लोगों को अच्छा समझ में आता है। तो आप ये नहीं समझिएगा कि भाई मैं गलत आंसर दे रहा हूं, राइट। आपको जो सही समझ में आ रहा है ना आप उसे बोलेंगे, ओके। तो ये 1000 मशीन में 10 मशीन रिप्लेस करनी है, तो कैसे फैसला करेंगे वो मशीनों के बारे में? अच्छा, सारी की सारी 1000 मशीन सही काम कर रही है, फिर भी उनको 10 मशीन रिप्लेस करनी है। क्यों करनी है? इसका रीजन होगा ना कोई ना कोई। हाँ बेटा, आप बताओ, आप बताएं। चलें, ऐसे मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करें ना। हाँ, मतलब इस तरीके से कुछ है, यानी कि 1000 मशीन्स का सारे का डाटा, सबका डाटा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होगा। कैसे? कौन सी मशीन कितने की परचेज की थी, कौन सी मशीन में कितनी मेंटेनेंस होती है, कितना ऑयल खर्च होता है कौन सी मशीन में, कौन सी मशीन कितने घंटे में कितने यूनिट बनाती है, कौन सी मशीन की कितनी एज हो चुकी है, सारी डाटा आपके पास होगा। आप कंपैरेटिवली ये एनालाइज करेंगे कि कौन सी मशीनें सबसे कम प्रोडक्टिव है, क्योंकि मार्केट में टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो फिर क्या करते हैं सेठ वगैरह, पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें हालांकि चल रही होती हैं उनको हटा के नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लाते हैं, क्योंकि उनमें खर्चा भी कम हो रहा होता है और प्रोडक्शन भी उसकी ज्यादा होती है। तो 10 मशीनों का उसके पास पैसा मौजूद है, तो वो चाह रहा है 10 मशीनें रिप्लेस करे, तो वो क्या करेगा? ऐसी मशीनों को रिप्लेस करेगा जो सबसे कम प्रोडक्टिव होंगी, तो उसके लिए उसे डाटा चाहिए होगा सारी मशीन्स का। इसका मतलब है ऑनर को भी खुद याद थोड़ी होता है कि बिजनेस में कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, उसको भी अकाउंट डिपार्टमेंट से डाटा चाहिए, और ये डाटा किसकी मदद से मेंटेन होगा? अकाउंटिंग की मदद से। और ऑनर को प्रोवाइड वो कैसे करेगा?
ऑनर को सारी इंफॉर्मेशन रजिस्टर बड़े बड़े लाके ऑनर के हवाले कर देगा? नहीं, ऑनर को तो शॉर्टकट, मतलब बिल्कुल शॉर्ट रिपोर्ट्स चाहिए, ग्राफ वगैरह, रिपोर्ट्स वगैरह। वो रिपोर्ट तैयार करके देगा ऑनर को, फिर ऑनर ये फैसला करेगा कि मुझे कौन सी मशीनें रिप्लेस करनी है। एक और सुनिएगा, ऑनर को ये फैसला करना है कि मैं ब्रांच ओपन करूं या नहीं, और कहां ब्रांच ओपन करूं। अब देखिए, बड़ा मेजर डिसीजन है ये, लॉन्ग टर्म डिसीजन। इस डिसीजन को लेने के लिए भी ऑनर को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कितना पैसा अभी हमारे पास मौजूद है, कहां से हमें लोन मिल सकता है, हमने पुरानी इन्वेस्टमेंट कहां की हुई है, हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल लाड़काना में ब्रांच खोलेंगे तो हमें वहाँ पे डिमांड कितनी है प्रोडक्ट की, वहाँ पे एम्प्लॉइज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इन तमाम चीज़ों का डाटा, रेलेवेंट डाटा हो सारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा। अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अलावा और भी लोग होते हैं जो हमें डाटा देते हैं, लेकिन मेन फाइनेंशियल डाटा कहाँ से आएगा आपके पास? अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास से। अब अगर ब्रांच ओपन करने का डिसीजन लेना है तो ऑनर नहीं ले सकता अगर उसके पास रेलेवेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल का डाटा ना है। आप डिसीजन ले लें फॉर एग्जाम्पल कि मुझे ब्रांच खोलनी है लाड़काना में, बाद में जाए और आप बोले मैं हाँ भाई पैसा है, बोले पैसा तो नहीं है, लोन भी कहीं से नहीं मिल रहा, तो इतने सारे दिन आपने बैठ के मीटिंग्स की, वो सारा टाइम जाया हो जाएगा ना। तो आपको पहले डाटा कहाँ से लेना है? अकाउंट्स डिपार्टमेंट से सारा पास का और मौजूदा, और फिर उसकी बुनियाद पे आप ये देखेंगे कि आपको ब्रांच ओपन करनी है नहीं। एक और सुने आप, जैसे कोविड में क्या हुआ था, डाउन साइजिंग, एम्प्लॉइज को फारिग कर दिया था ना, निकाल दिया था, फायर कर दिया था, तो उस वक्त उन्हें ये डिसीजन लेना था कि कौन से एम्प्लॉइज को निकालें। तो अगर वो फॉर एग्जाम्पल मोर प्रोडक्टिव एम्प्लॉइज को निकाल देते तो ये तो गलत डिसीजन होता ना। अब कौन से एम्प्लॉय को निकालना है? अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ले जाके बिठा दिया जाए अलकरम टेक्सटाइल में और आपसे बोला जाए भाई ये सारे एम्प्लॉयज हैं हमारे 5000, इसमें से 100 एम्प्लॉयज को आप जो है फायर कर दें, और मैं आपको सारा डाटा भी दे दूं सारे एम्प्लॉयज का, तब भी आप ये डिसाइड नहीं कर सकेंगे अभी फिलहाल कि मुझे कौन से एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तो यही तो हम अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि किस तरीके वो एम्प्लॉयज का डाटा मेंटेन किया गया अकाउंटिंग की मदद से, लेकिन ये डिसाइड कैसे करना है कि कौन से एम्प्लॉयज को निकालना है, कौन से एम्प्लॉयज को नहीं निकालना है, इसका फैसला भी आपको करना अकाउंटिंग ही सिखाएगी। इसका मतलब है अगर अकाउंटिंग ना हो तो ऑनर भी एम्प्लॉयज से मुताल्लिक, ब्रांचेस से मुताल्लिक, इन्वेस्टमेंट से मुताल्लिक, मशीन्स वगैरह, एसेट से मुताल्लिक कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो अभी आपके सामने कितने मैंने लोगों के बारे में बात की? 3। कौन कौन? क्रेडिटर जिससे लोन मिलेगा, इन्वेस्टर और ऑनर। ये लोग जो है ना, जो हमसे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये कहलाते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या कहलाते हैं? Users of accounting information are the people that need accounting information in order to make some decisions relating our business. अगर हम उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो वो फैसला नहीं कर सकते। आज का लेक्चर थ्योरेटिकल है, अकाउंटिंग में असल में न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन मैं आपको अभी बुक्स आपकी इंशाल्लाह आज भेजूंगा, ग्रुप बना लें, बॉयज का एक और गर्ल्स का एक, सही है? एक व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ बनेगा, मैं नंबर दे दूंगा आपको, और गर्ल्स का ही बनेगा, तो मैं उसमें आपको बुक्स दूंगा। तो उस बुक्स में आप देखिएगा पहला चैप्टर ही सारा थ्योरेटिकल है। भाई स्टूडेंट को अगर पता ही नहीं है कि व्हाट दे आर गोइंग टू स्टडी, तो उसका तो फिर कोई मकसद ही नहीं होगा। मैं आज जाऊँ और न्यूमेरिकल पढ़ाना शुरू कर दूं आपको, तो आप बोलेंगे क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल, ये इसमें प्लस माइनस क्यों हो रही है? तो आज और कल और परसों की क्लास में सारी बुनियादी यही डिस्कशन होगी। तो ये मैंने क्या बताया, जो लोग आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में 2 किस्म के यूजर्स हैं। एक कहलाता है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो कौन है? जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है। और दूसरा कहलाता है एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये कौन है? जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। जैसे आप मुझे बताएं क्रेडिटर इंटरनल यूजर है या एक्सटर्नल यूजर है? एक्सटर्नल। इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्सटर्नल है, ऑनर इंटरनल यूजर है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स। इंटरनल यूजर में कौन कौन अभी बताया मैंने आपको? क्रेडिटर और इन्वेस्टर। एक्सटर्नल यूजर्स। एक और सुनिएगा आप, सप्लायर। सप्लायर कौन होता है? मतलब सामान की बोल सकते हैं आप, सही बोल रहे हैं। सप्लायर वो होता है जो हमें गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मिसाल के तौर पर मैं फैक्ट्री ओपन कर लूं, मुझे बिजली चाहिए, तो मुझे केई जो है बिजली प्रोवाइड करेगा, तो केई मेरा सप्लायर है इलेक्ट्रिसिटी का। मुझे अगर फॉर एग्जांपल मैं बिस्किट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मुझे अंडे भी चाहिए, मिल्क भी चाहिए, तो अंडे मिल्क मुझे सप्लाई होंगे, वो मेरा सप्लायर है। मुझे मशीनें चाहिए, जो मशीनें बेच रहा है वो मेरा सप्लायर है। अब सप्लायर से अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो मैदा मंगवाया, तो मैं क्या करूंगा? एक बोरी मंगवाऊंगा, पूरे पाकिस्तान में बिस्किट सप्लाई कर रहा हूं मैं ट्रक मंगवाऊंगा भाई। अब फॉर एग्जांपल 5 ट्रक आ गए, वो 5 ट्रक आ गए, तो पैसे कब मिलेंगे उसको? हम पूरे ट्रक चेक करेंगे, वेट करेंगे, उसके बाद ओके की रिपोर्ट देंगे, हाँ भाई माल पूरा सही है, उसके बाद वो इनवॉइस बना के देगा, फिर हम उसे पेमेंट करेंगे। इसमें दिन लग जाते हैं। ये नहीं कि उसके ट्रक आए, हमने फौरन उसी का काम करना है, बहुत सारे और भी काम हो रहे होते हैं। तो इसका मतलब है अगर किसी सप्लायर ने हमें गुड्स प्रोवाइड की हैं, तो हम उसको पेमेंट
एज्यूम करें कि 1 हफ्ते बाद करेंगे। अब अगर 1 हफ्ते बाद वो पैसे लेने आए, इनवॉइस लेके, और हम क्या बोले उससे पैसे तो नहीं है, हम उससे बोल रहे हैं पैसे तो नहीं है, तो वो तो बेचारा परेशान हो जाएगा, यार ये क्या हो गया। इसका मतलब है सप्लायर हमें गुड्स बेचने से पहले ये देखेगा कि आया कि हम उसे पेमेंट भी कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट होती है। आप अगर जॉब करते हैं तो आप उधार पे जॉब कर रहे होते हैं, असल में पूरे महीने जॉब करते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट हो रही होती है। तो बिजनेस में ज्यादातर चीजें जो है वो ऑन क्रेडिट होती है। ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर होती है। अब ये जो सप्लायर है ये हमको माल बेचने से पहले हमारे बिजनेस की रीडिंग करेगा कि हमारा बिजनेस जो है वो सॉल्वेंट है या नहीं। सॉल्वेंट मतलब पैसा टाइम पे पे कर सकेगा या नहीं, पैसा आता है इनके पास या नहीं आता। तो उसके लिए वो हमसे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांगेगा जो हमने मेंटेन की हुई है, किसकी मदद से, अकाउंटिंग की मदद से। और हम अकाउंटिंग की मदद से ही वो इन्फॉर्मेशन उसे क्या कर देंगे, प्रोवाइड करेंगे, मतलब रिपोर्ट्स बनाकर। फिर वो फैसला करेगा कि आया कि उसे हमें गुड्स ऑन क्रेडिट देनी है या नहीं देनी है। तो सप्लायर भी हमसे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। देखिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक डेल का लैपटॉप परचेज करने जाते हैं मार्केट में और आप सप्लायर से बोले मैं मुझे डेल के कंप्यूटर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दो कि ये कंपनी कैसी चल रही है, ये बताओ सारी बातें कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है, बताएगा वो आपको? वो नहीं बताएगा आपको। लेकिन एज्यूम करें मैं डेल परचेज कर रहा हूँ, डेल के लैपटॉप्स, और मैं परचेज कर रहा हूँ 50,000 लैपटॉप्स। तो आई एम द कस्टमर। 50,000 नहीं 1 लाख लगा लें आप। मेरी दुनिया भर में ब्रांचेज है और मैं ये लैपटॉप इंस्टॉल करना चाहता हूँ। 1 लाख लैपटॉप चाहिए मुझे, वो भी रिसेंट जो अभी अभी टेक्नोलॉजी आई है उसके। अब मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप परचेज कर लूँ और बाद में ये लैपटॉप में खराबियां आए, 1 लाख लैपटॉप ले रहा हूँ, तो मेरा ऑपरेशन कितना डिस्टर्ब होगा। इसी वजह से मैं कस्टमर हूं ना। मैं किसका कस्टमर हूं? वो जो हमारा डेल वाले हैं। मैं उनसे बोलूंगा भाई मुझे आप अपने बिजनेस के बारे में बताएं कि आपका बिजनेस है कैसा, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपसे लैपटॉप लूंगा या नहीं लूंगा। इसका रीजन क्या है, मैं लैपटॉप की क्वालिटी जानना चाहता हूं, तो वो मुझे अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे और ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है। हाँ, वो मुझे अगर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए ना, 1 लाख लैपटॉप ले रहा हूं, मुझे प्रोवाइड करेगा। मैं ये देखना चाह रहा हूं इसकी सेल कितनी है, कहां सेल कर रहा है ये, दुनिया भर में कहां इसके कस्टमर पाए जाते हैं, इसकी प्रोडक्ट पे वारंटी क्लेम तो नहीं हो जाती। वारंटी क्लेम होने का मतलब क्या, खराबी निकली थी, प्रोडक्ट वापस आ रही है, ये सब उसके पास अकाउंटिंग की मदद से इंफॉर्मेशन मेंटेन हुई होगी। मैं उसे मांगूंगा, फिर मैं डिसाइड करूंगा मुझे डेल का लैपटॉप लेना है या एचपी का लैपटॉप लेना है। हम लोग तो क्या देखते हैं, हम लोग जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए लेते हैं, हम जाते हैं वेबसाइट पर, लोगों के कमेंट्स पढ़ते हैं, भाई कौन कौन सी चीजें मार्केट में जाके विजिट्स करते हैं, हम ऐसे परचेज करते हैं। बिजनेसमैन ऐसे परचेज नहीं करता। बिजनेसमैन अगर यूनिट परचेज कर रहा है, क्वांटिटी में परचेज करने की वजह से वो एनालाइज करता है। अब एसी परचेज हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रांच ओपन किया आपने लाड़काना में, एसी परचेज हो रहे हैं, कितने एसी परचेज करेंगे? 2। हर रूम के लिए आपको 2 एसी चाहिए होंगे। यहाँ भी देखिए 2 लगे हुए, हर रूम के लिए 2 एसी चाहिए होंगे। अब आपने गलत कंपनी से एसी परचेज कर लिए तो फिर आपको जो है ऑपरेशन आपका भी, भाई आपको वारंटी तो होगी, आप ले जाओगे, निकालोगे, लेके जाओगे, तो उसमें टाइम लगेगा ना। इसी वजह से आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, किससे? बिजनेस से। और आप कौन हो? आप हो कंज्यूमर। इसका मतलब है कंज्यूमर भी इंफॉर्मेशन मांगता है। अभी आ जाएगा, अभी आपके सामने इंटरनल यूजर्स आ रहे हैं। इंटरनल यूजर में कौन बताया था मैंने? ऑनर। तो अभी तक मैं कितने आपको बता चुका हूं ऐसे लोग जो हमसे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं? 5। एक ये 4 नजर आ रहे हैं, कंज्यूमर ही मैंने बताया। अगर फॉर एग्जाम्पल कराची में और पूरे पाकिस्तान में मौजूद 5 स्टार होटल्स के आप ओनर हैं ज्यादातर के, तो आप बिस्किट्स परचेज करेंगे, अपने बिस्किट्स परचेज करेंगे ना, अपने जो वो आएंगे गेस्ट, उनके लिए बिस्किट्स चाहिए आपको। अब अगर आपने बिस्किट्स ऐसी जगह के परचेज कर लिए जो कि क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं है, तो आपके होटल में तो बाहर के लोग भी आके बैठ रहे होंगे, तो आपके होटल का जो स्टैंडर्ड है वो उनकी निगाह के अंदर खराब हो जाएगा। इसी वजह से आपको ऐसे ही कंपनी से बिस्किट खरीदने हैं जो कि वर्ल्ड क्लास बिस्किट प्रोड्यूस करती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंपनीज को एनालाइज करेंगे, उनसे उनकी इंफॉर्मेशन मांगेंगे। उनकी इंफॉर्मेशन में सेल से, रीजन वाइज सेल से आपको मालूम चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी कंपनी है। अब अगर वो बिस्किट सिर्फ और सिर्फ लालू खेत में बिकते हैं बस, और कहीं नहीं बिकते, तो आप बोलेंगे नहीं इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। या सिर्फ कराची में ही बिक रहे हैं, बाकी दुनिया में कहीं भी वो सप्लाई नहीं हो रहे, तो आप बोलेंगे नहीं ये बिस्किट अच्छे नहीं होंगे, जब भी तो इधर ही सप्लाई हो रहे हैं सिर्फ। अगर बड़ी बड़ी जगहों पे वो बिस्किट्स हैं, दुनिया के अच्छी अच्छी होटल्स के अंदर और दूसरी जगहों पे वो बिस्किट्स यूज हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे हाँ इसकी क्वालिटी होगी, जब भी ये इतनी अच्छी जगहों पे यूज हो रहे हैं, तो आप उसे परचेस करेंगे। तो ये हो गए 5 यूजर। एक और सुनिएगा, आप ऑनर है गुल अहमद के, सही है? आप मुझे बताएं कि गुल अहमद में हर यूनिट, हर एम्प्लॉय, हर मशीन,
हर ऑपरेशन से मुतालिक सारे फैसले आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है, घर में आप देखें, घर के तमाम फैसले अब्बू नहीं कर सकते आपके, तो उन्होंने क्या किया होता है, कुछ अथॉरिटी अम्मी के हवाले कर दी होती है, कुछ अथॉरिटी बड़े भाई के हवाले कर दी कि भाई ये काम तुम देखोगे, इससे मुतालिक सारे फैसले तुमने करने हैं, और कुछ अपने पास रख लेते हैं कुछ फैसले, और सारे फैसले अपने पास ही रखे तो दिन भर आप कॉल करते रहेंगे, अब्बू ये करना है नहीं करना है, अब्बू ये करना है नहीं करना, शाम हो जाएगी इसमें। इसी वजह से बिजनेसमैन क्या करता है, उसको डिसाइड करना है, बहुत सारे फैसले लेने, तो वो फैसले क्या करता है, कुछ और लोगों के हवाले कर देता है, कुछ वो लोग क्या कहलाते हैं, मैनेजर्स। गुड, वो लोग मैनेजर्स कहलाते हैं, और मैनेजर्स की टीम को कहते हैं मैनेजमेंट। देखिए एम्प्लॉइज दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैनेजरियल एम्प्लॉय और एक होता है नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉय। जैसे आप लोग अभी आईसी में आए, गार्ड बैठा हुआ था, गार्ड किसी चीज का फैसला कर सकता है? नहीं। गार्ड को सिर्फ ये बताया भाई यहाँ बैठो और चेक कर लो कि ये कार्ड है या नहीं, कोई इररेलेवेंट बंदा तो अंदर नहीं आ रहा, ये पूछने के लिए उसको बिठाया हुआ है। लेकिन जो यहाँ पर लाल साहब हैं डायरेक्टर, वो डिसाइड करते हैं कौन सी क्लास हम लोग लगवाएंगे, किस स्टूडेंट को रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहा है, पेपर कब होंगे, वो सारे फैसले वो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मैनेजरियल एम्प्लॉय है, मैनेजरियल, और वो जो एम्प्लॉय है वो कौन सा है, नॉन मैनेजरियल। प्यून, जितने भी प्यून है यहाँ पर, वो कोई डिसीजन थोड़ी लेते हैं, उनको तो काम बता दिया गया ये काम आपको करना है, बाकी प्यून को तो चला रहे हैं, प्यून का सुपरवाइजर वो डिसाइड करता है कौन से प्यून को कहां पर मुझे कौन सा काम देना है। इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट मतलब ऐसे, वो भी एम्प्लॉई है, वो ऑनर थोड़ी है, मैनेजर से ऑनर नहीं होते, वो एम्प्लॉई होते हैं। लेकिन ऑनर ने क्या किया होता है, ऑनर ने उनको दे दिया राइट, क्या राइट दे दिया इनको, कि परचेजिंग से मुतालिक सारे फैसले आपने करने, सेल से मुतालिक सारे फैसले आपने करने, ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट होगी आपने फैसले करने, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग वगैरह करवानी है, इससे मुतालिक आपने फैसले करने। तो इन्होंने क्या किया, फैसलों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जो ये लोग होंगे मैनेजर्स, फॉर एग्जाम्पल इनको हमने अपॉइंट किया मैनेजर के तौर पर, परचेज मैनेजर है, इनका काम क्या होगा, क्या क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, कहां से खरीदना है, कितने दाम में खरीदना है, ये इनका फैसला है, इनका मतलब डिसीजन इनको लेना है इस चीज से मुतालिक। अब इनको अपॉइंट करके अगर हम ये कहें कि आपको हम अपने बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी और आपको ये फैसला करना है कि क्या क्या परचेज करना है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या हो गया भाई, मैं कैसे काम करूंगी? आप अपने बिजनेस के बारे में सारा कुछ मुझे बताएं, हर डिपार्टमेंट के बारे में सारी डिटेल दें, जो मेरी रेलेवेंट डिटेल हो, उसको पढ़ के उसको एनालाइज करके मैं फैसला करूंगी ना मुझे क्या करना है। इसका मतलब है कि मैनेजर भी फैसला नहीं कर सकता अगर उसको बिजनेस की इंफॉर्मेशन ना हो। तो मैनेजर भी क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो भी किसके पास जाएगा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास, और उससे इंफॉर्मेशन मांगेगा। जब अगर आप फ्यूचर में काम करेंगे ना फर्म्स के अंदर, इंशाल्लाह फर्म किसी कंपनी में, तो आप देखेंगे हर कोई कुछ भी मालूम करना है वो कहाँ चला जाता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की बड़ी वैल्यू होती है क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है। आपको कुछ भी पूछना है, अपने बारे में भी कुछ पूछना है कि मेरी सैलरी कितनी कटी है, कितने दिन मैंने छुट्टी की थी, वो सारा उनके पास डेटा अवेलेबल होता है। मेरा प्रोविडेंट फंड कितना जमा हो गया है और बोनस कब आ रहा है नहीं आ रहा है, यही चीजें पूछ रहे होते हैं वैसे वो लोग जाके। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन भी सारी आप ले सकते हैं। इसका मतलब है मैनेजमेंट को भी क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए बिजनेस की, वरना वो बिजनेस को रन नहीं कर सकते। और मैंने और कौन बताया था आपको, एक और आ गया, गवर्नमेंट। हुकूमत हमसे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग रही है, क्यों मांग रही है? अच्छा पूछा उससे था, क्या नाम है बेटा आपका? मुनीब भाई। हुकूमत हमसे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांगती है जो हमने अकाउंटिंग की मदद से मेंटेन की हुई है, और अकाउंटिंग की मदद से रिपोर्ट बना के हम उनको प्रोवाइड करते हैं। क्यों मांगती है? एक तो इन्होंने बोल दिया टैक्स पर्पस के लिए, हाँ ये हो सकता है, आप बड़ा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव है आपका। वैसे गवर्नमेंट वैसे मेनली ऊपर की बात करें, आपने बात सही बोली है, गवर्नमेंट हमसे इंफॉर्मेशन मांगती है ये देखने के लिए कि जो टैक्स हमने जमा करवाया है वो करेक्ट है या नहीं। अभी आप आगे जाके टैक्सेशन पढ़ेंगे तो उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हर इंडिविजुअल और कंपनी जो भी है हमारे मुल्क में, वो अपनी इंफॉर्मेशन मेंटेन करे और अपना टैक्स कैलकुलेट करे। तरीका किसने बताया टैक्स को कैलकुलेट करने का? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। वो टैक्स कैलकुलेट करें और टैक्स भी जमा करवा दे और इन्फॉर्मेशन भी जमा करवा दे। अब जो कमिश्नर होगा वो देखेगा कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो पूरी है या नहीं, और इन्फॉर्मेशन की बेस पर टैक्स जो जमा करवाया है वो पूरा है या नहीं। और अगर आपने टैक्स जमा नहीं करवाया या इन्फॉर्मेशन जमा नहीं करवाई तो फिर आप पर ऑर्डर आ जाएगा, मतलब आपको नोटिस मिलेंगे और आप पर अपनी तरफ से भी टैक्स लगा सकते हैं वो कि आपने इन्फॉर्मेशन नहीं जमा करवाई तो इतना टैक्स जमा करवा दो। इसका मतलब क्या है? बेहतर चीज ये है, अब देखिए ना, अगर हम अकाउंटिंग ही ना करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग ही नहीं हो रही, इन्फॉर्मेशन ही मेंटेन नहीं हो रही, तो क्या होगा?
गवर्नमेंट अपनी तरफ से टैक्स लगा देगी, गवर्नमेंट अपनी तरफ से टैक्स लगा देगी तो हम तो फंस जाएंगे ना। इससे बेहतर है कि इन्फॉर्मेशन मेंटेन करो और वो इन्फॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करो, एफबीआर को। अभी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा जो है वो रिटर्न जमा करवाओ, वो इंडिविजुअल के रिटर्न थे। अभी कंपनी के रिटर्न की डेट है दिसंबर 31 तक तमाम कंपनीज को अपने रिटर्न सबमिट करवाने, यानी वो इन्फॉर्मेशन मांग रही है गवर्नमेंट सबसे, तमाम कंपनीज से कि अपनी इन्फॉर्मेशन जमा करवाओ हमारे पास। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट भी हमसे हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मांगती है। पुराने दौर में ऐसा नहीं होता था, बहुत पुराने दौर में गए खुद ही जो है आपने जानवर पाले में, अपना खेत भी सामने है, घर में रह रहे हैं आप, आपको किसी की जरूरत नहीं है पुराने जमाने में। आजकल क्या है, आजकल आप कुछ भी करें, जैसे आप अगर जो है वो कायदाना सलाहियत रखते हैं तो आप बिजनेस कर सकते हैं। अब बिजनेस करने के लिए आपके पास तो पैसा नहीं है, आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट करवानी पड़ेगी, आपको इन तमाम पार्टीज को डील करना पड़ेगा, इन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आप उनके पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके लिए आपको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं, तो मुझे पैसा दो, मैं तुम्हारे बिजनेस को पैसे को डबल करके दूंगा इस तरीके से, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर अगर हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और गलत गलत लिख के देने, अपनी तरफ से फ्रॉड गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड करते हैं ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्रेडिटर भी, इन्वेस्टर भी, जब तक वो ऑडिटेड नहीं होंगी। तमाम इन्फॉर्मेशन जो बिजनेसेस मेंटेन करते हैं उसका साल के एंड में ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, उसकी टीम आएगी और वो आपकी इन्फॉर्मेशन को वैसे साल भर ही करते रहते हैं, साल के एंड में रिपोर्ट देते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन फेयर है, इसमें कोई फ्रॉड या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, इस पर यकीन कीजिए। मैं कह रहा हूं यकीन कीजिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहा है। तो फिर जब वो इन्फॉर्मेशन दूसरों को प्रोवाइड की जाती है तो फिर सब लोग यकीन करते हैं, गवर्नमेंट भी, क्रेडिटर भी, इन्वेस्टर भी। और कौन है जो बंदा हमसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है? पोटेंशियल एम्प्लॉइज। पोटेंशियल एम्प्लॉइज का मतलब करंट एम्प्लॉइज नहीं है, ये वो एम्प्लॉइज है जो फ्यूचर में हमें ज्वाइन करेंगे। आप मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक फर्म में जा रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट के तौर पर जेएसके में, और आप आज इंग्लिश बिस्किट्स मैन्युफैक्चरर्स में, गुल अहमद में, आप वहां जाके क्या बोल रहे हैं, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जब तक ज्वाइन नहीं करूंगा, जब तक आप अपनी कंपनी के बारे में सारा मुझे ना बताएं कि आपकी कंपनी कैसी चल रही है और क्या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है आपके, बताएं मुझे। तो बताएगा गुल अहमद वाला या ईवीएम वाला आपको? बोलेगा नहीं भाई जाओ, बहुत सारे एम्प्लॉय ने लाइन में लगे हुए, आप जाओ, आप कहीं और जॉब करो। लेकिन एज्यूम करें आप एक डिजाइनर हैं और आप जैसा डिजाइन बनाते हैं ना वैसा डिजाइन दुनिया में कोई नहीं बना सकता। एज्यूम कर रहे हैं अभी हम, सही, एजम्पशन में तो कुछ भी हो सकता है। दुनिया में आपका नाम है भाई, हर कोई चाह रहा है कि आप उसकी फर्म में आ जाएं ताकि आप वहां बैठ के अपने दिमाग से डिजाइन जो बनाएं वो डिजाइन को प्रिंट करें और उनकी सेल हो करोड़ों की डॉलर में। अब आप यहां पर आए, कहां पर? कराची में, तो गुल अहमद वालों ने बुला लिया। वो क्या कह रहे हैं गुल अहमद वाले, हमें ज्वाइन कर लो, हमारी कंपनी में आ जाओ। तो आप क्या बोलेंगे उसे? नहीं भाई, आप सैलरी तो इशू नहीं होगा ना आपके लिए, प्रमोशन, सैलरी वैलरी तो पूरी दुनिया आपको बुला रही है, तो आपको इन चीजों की टेंशन नहीं होगी, ये तो आपको ऑलरेडी ज्यादा मिलेंगी। कंपनी का फ्यूचर देखेंगे आप। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम, इधर तो आइए इस क्लास में आप। तो टाइम तो हो गया खत्म। कितना टाइम हो गया बेटा? टाइम क्या हो रहा है? तो ये तो 35 मिनट्स गुजर गए। नाम क्या है बेटा? ख्याल करें, आज पहली क्लास थी, कल से मैं एंट्री नहीं दूंगा। मैंने अटेंडेंस भी ले ली है, अटेंडेंस हो चुकी है। आप कॉमर्स का बैकग्राउंड है या साइंस का है? बेटा लाजमी टाइम पर आए प्लीज। क्या बात हो रही थी? हाँ, तो वो जो आप डिजाइनर हैं, आप अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और वो कंपनी फ्यूचर में डूब जाती है, खत्म हो जाता है, उसका बिजनेस लिक्विडेट हो जाता है, तो उस सिर्फ कंपनी का बिजनेस लिक्विडेट नहीं हुआ, वो आपका नाम भी खराब होगा कि अहमद भाई इस कंपनी में काम करते थे, वो कंपनी लिक्विडेट हो गई है। अब कोई भी आपको अपॉइंट करेगा, वो पूछेगा लास्ट कंपनी में आप काम करते थे, वो लिक्विडेट हो गई थी, क्या रीजन से? तो आपका नाम खराब हो रहा है ना। इसी वजह से जो हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय होते हैं वो कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन मांगेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर ठोक बजा के फैसला करेंगे कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं। लेकिन अभी आईसीए में करने के बाद आप लोग फौरी तौर पर ये काम नहीं कर सकेंगे। जब आपका 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, फिर उसके बाद आप कंपनी देख के ज्वाइन करेंगे, मुझे ज्वाइन करनी चाहिए, आपके अपने नखरे होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एम्प्लॉयज भी हमसे हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग सकता है, लेकिन कौन? हाईली स्किल्ड। जो लो स्किल एम्प्लॉय है, अब एक चौकीदार आए, बोले मैं कंपनी उस वक्त ज्वाइन करूंगा जब मुझे बिजनेस की इंफॉर्मेशन दे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पोटेंशियल एम्प्लॉयज में वो वाले एम्प्लॉयज शामिल है, सही है। इसके अलावा
अभी मैंने आपको बताया था कस्टमर भी हमारे बिजनेस की हमसे इंफॉर्मेशन क्यों मांगता है, ताकि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी उसे पता चल जाए। इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, तो छोटे छोटे एम्प्लॉयज होते हैं, लो स्किल्ड एम्प्लॉयज, इनको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ये कैसे रिजॉल्व करते हैं ऑनर के साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक लो स्किल्ड एम्प्लॉय हूं, मतलब कि मैं चौकीदार हूं, मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे सैलरी में इंक्रीमेंट करना है, मैनेजमेंट के पास जा रहा हूं, नहीं सुन रही, अब मैं क्या करूं? नहीं, जॉब छोड़ना तो हल नहीं है ना। इसके लिए क्या क्या होता है इंडस्ट्री में कि जो सारे एम्प्लॉयज है ना मिलके यूनियन बना लेते हैं। सुना होगा आपने कि ट्रेड यूनियन ने हड़ताल कर दी तो फिर कंपनी में जो है वो कोई भी नहीं आया तो प्रोडक्शन रुक गई, तो ये सारे मिलके ना यूनियन बनाते हैं। ये यूनियन उसी इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करती है। अब वो यूनियन में जो ज्यादा पढ़े लिखे और तजुर्बेकार लोग होते हैं उनको सदर बना देंगे वो, और वो सदर साहब जाएंगे ऑनर के पास और ऑनर से जाके क्या बोलेंगे, हमारी सैलरीज बढ़ाएं तमाम एम्प्लॉयज की, वरना हम हड़ताल कर देंगे। स्ट्राइक समझते हैं किसे कहते हैं? कोई भी नहीं आएगा काम करने, कोई भी नहीं आया काम करने तो ऑनर के पास जो ऑर्डर्स आए वो लेट हो जाएंगे, और ऑर्डर लेट हो तो अंग्रेज तो लेता नहीं फिर वो ऑर्डर, और मार्केट में भी आपकी सप्लाई नहीं होगी गुड्स की, तो मार्केट भी खराब होगी आपकी। तो क्या आप सैलरी बढ़ा देंगे? नहीं बढ़ाएंगे, बोलेंगे नहीं बढ़ा रहे सैलरी, जाओ। कोशिश करें कि आप बीच में कम से कम बोलें, हैंड रेस कर लें अगर आपको बोलना है तो आप बोलें, चलें बढ़ाएंगे सैलरी एम्प्लॉइज की, बढ़ा देंगे तो फिर तो आपको कॉस्टली पड़ जाएंगे ना एम्प्लॉइज। देखिए अगर आप एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ा दें तो सैलरी ज़्यादा देने की वजह से आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, ये भी आपका नुकसान है ना एक तरीके से। लेकिन अगर सैलरी नहीं बढ़ाई तो हड़ताल भी कर सकते हैं, तो कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए ना हमें। इंसेंटिव देने में भी कॉस्ट बढ़ेगी हमारी। हम क्या करेंगे, हम उनको बिठाएंगे, चाय वाय पिलाएंगे और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से डाटा मंगवाकर उनको दिखाएंगे कि देखें भाई हमारे बिजनेस में ये सिचुएशन चल रही है, अभी ये है फैक्ट्स एंड फिगर्स, उसकी बुनियाद पे करेक्ट अगर बात है तो बोलेंगे आप इतने इतने प्रॉफिट्स अभी हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करें और ज्यादा तो इंशाल्लाह 2-3 महीने के अंदर हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। देखिए इससे कि पैसे बचा रहे हैं ना, फौरन बढ़ा देना तो सही नहीं। अगर आप हमारे साथ मेहनत करें तो 2-3-4 महीने या 6 महीने के अंदर हम आपको इंक्रीमेंट देंगे, इस तरीके से आप उनसे बात करेंगे तो इस तरीके से वो भी थोड़े से मुतमईन हो जाएंगे और आपका भी थोड़ा पैसा बच जाएगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास हो ही नहीं, आपके पास है ही नहीं कोई इन्फॉर्मेशन बिजनेस की, तो आपने मुंह से कुछ भी बोलते रहे वो तो आपकी बात नहीं सुनेंगे। इसका मतलब है कि ट्रेड यूनियन वाले भी आपसे क्या मांग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब आप खुद एज्यूम करें, अकाउंटिंग है तो इन्फॉर्मेशन मेंटेन हो रही है, अकाउंटिंग है तो इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट्स बना के हम सप्लाई कर रहे हैं तमाम लोगों को। इसके अलावा कोई हो सकता है जो हमसे हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा? ये जो मैंने पार्टीज लिखी हैं, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, इनके अलावा कोई और हो सकता है जो हमसे हमारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मांगेगा? सिंपल सा जवाब है इसका, हाँ या ना। शेयर होल्डर जो है ना इन्वेस्टर ही होता है। इसके अलावा भी और भी पार्टीज हो सकती हैं। ये मैंने जो है मॉडल तैयार किया हुआ, इसमें तो और भी चीजें हो सकती हैं, और भी लोग हो सकते हैं, मतलब जो भी आ रहा है इनके अलावा भी, और उससे कोई हमारे बिजनेस से कोई लिंक है और वो हमसे पूछ रहा है कोई बात सही है और हमारे बिजनेस से मुतालिक कोई फैसला करना चाह रहा है, वो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होगा। ये मैंने इस वजह से कमेंट किया है कि एक दफा एक स्टूडेंट ने बोला बाद में आके कि सर आपने तो कहा था यही यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, मुझे तो एक और मिल गया। तो भाई ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग कि, लेकिन ये मैक्सिमम मैंने इसमें चीजें लिखी हैं। अब एक सवाल का जवाब किसी से भी पूछा जा सकता है, बेटा बीच में चेयर छोड़ने के बजाय ना आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे आपकी मर्जी है, इसमें कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है, लेकिन अगर सब आगे हो ना तो इसमें फिर आई कांटेक्ट सही बनता है। अगर हमारे पास अकाउंटिंग ना हो, आपको ये मैं आपको भेज दूंगा सारी चीजें ग्रुप में, स्लाइड्स आपके पास आ जाएंगी, इसमें जो ना लिखा हुआ और मैं बोल रहा हूं वो आप लिख सकते हैं। अगर हमारे पास अकाउंटिंग ना हो और हम बिजनेस की इंफॉर्मेशन ही मेंटेन ना करें तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। तो क्या ऑनर को समझ में आएगा बिजनेस कैसे चलाना है? मैनेजमेंट को भी समझ में नहीं आएगा, क्रेडिटर हमें लोन नहीं देगा और इन्वेस्टर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, सप्लायर हमें गुड्स प्रोवाइड नहीं करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट हम पर अपनी तरफ से टैक्स लगा देगी, पोटेंशियल एम्प्लॉइज हमें ज्वाइन नहीं करेंगे, कस्टमर हमसे गुड्स खरीदेंगे नहीं और ट्रेड यूनियन हड़ताल कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिजनेस ही बंद हो जाएगा। इसका मतलब है अगर आपको आज की दुनिया में बिजनेस करना है तो आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग करने की पड़ेगी मतलब यू हैव टू मेंटेन इंफॉर्मेशन होल ईयर एंड यू हैव टू प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहले नहीं करते थे लोग इंफॉर्मेशन मेंटेन, आजकल आप छोटी छोटी
ग्रोसरी शॉप पे भी चले जाएं, अब तो उन लोगों ने भी सिस्टम्स लगा लिए, वही इंफॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए सही से इंफॉर्मेशन मेंटेन सिस्टम लगाए हुए, सिस्टम में से स्लिप निकलती है आपको देते हैं, मेडिकल स्टोर्स पे भी हो रहा है। और अगर नहीं है उसके पास ऐसा कोई सिस्टम वगैरह, तो उसने क्या किया हुआ है, कॉपी रखी हुई होती है, उसमें लिखता है किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। तो हर कोई इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहा है, लेकिन आप लोग जब कंपनीज जाओगे तो जो इंफॉर्मेशन आप वहां मेंटेन करोगे उसके तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पर आप अपने तरीके से इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं कर सकते। जो तरीके वहां यूज होंगे वो किसके होंगे, अकाउंटिंग के तरीके होंगे। दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, यही तो इसमें मतलब फायदा है अकाउंटिंग का। यहां पाकिस्तान में रहें, यूके जाएं, दुबई चले जाएं, आप कनाडा चले जाएं, दुनिया भर में अकाउंटिंग का तरीका एक ही है, एक ही तरीकों से, एक ही तकरीबन नियरली एक ही तरीका है जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन को मेंटेन भी किया जाता है, और एक ही तरीका मतलब एक जैसे तरीके हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। तो आपके लिए दुनिया में हर जगह जॉब का स्कोप भी मौजूद है, और अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे और आपको अकाउंटिंग आती है तो इसका फायदा क्या है, आप बिजनेस की प्रोवाइड हुई हुई इंफॉर्मेशन को देखकर समझ सकते हो। अगर आज में के इलेक्ट्रिक है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस की, मैं उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको लाके दूं आज, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको अकाउंटिंग नहीं आती। लेकिन अकाउंटिंग पढ़ने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। इसका मतलब है अकाउंटिंग जरूरी है, बेकार है? जरूरी चीज है, इसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता, बिजनेस ही नहीं रन हो सकता। तो अभी ये जो चीजें हमने पढ़ी है ना, इसकी बुनियाद पर आपके सामने अकाउंटिंग की डेफिनेशन आएगी अभी। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, वो ये है कि ये क्रेडिटर, इन्वेस्टर, ये अच्छा ये याद हो जाना चाहिए आपको साथ साथ चीजें। क्रेडिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट और ये ऑनर, ये मैनेजमेंट, ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन क्यों मांग रहे हैं, इसका स्पेसिफिक आंसर आपके पास होना चाहिए ना, स्पेसिफिक। अब आपको क्रेडिटर को अलग एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्रेडिटर इस वजह से इंफॉर्मेशन मांग रहा है क्योंकि उसे फैसला करना है कि उसे लोन टाइम पे वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे इंटरेस्ट टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर इस वजह से मांग रहा है क्योंकि उसे ये एनालाइज करना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट में उसे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं, या उसकी इन्वेस्टमेंट जाया हो जाएगी। ये इस तरीके से सबको एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा ना आपको। तो उसका एक कॉमन आंसर है, यानी कि सवाल क्या है, व्हाई डू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन नीड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एंटिटी, बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए। तो इसका एक कॉमन आंसर है जो सब पे फिट हो जाएगा, और वो ये है कि वो जानना चाहते हैं क्या, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, ज्यादा है कम है, लॉस तो नहीं कमा रहे। प्रॉफिट कमाने से क्या होता है, अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल है तो क्या होता है, सही है, इसी तरीके से बात है। उसके पास अगर एक ब्रांच थी तो दो ब्रांचेज हो जाती हैं, 2 से 3, 3 से 4, तो हम बोलते हैं प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहते हैं हम लोग बिजनेस की, पहली चीज। देखिए ना, क्या क्रेडिटर प्रॉफिटेबिलिटी जानना नहीं चाहेगा, जानना चाहेगा, हालांकि वो लोन दे रहा है, उसका लोन तो वापस होना ही है, लेकिन वो जानना चाहता है अगर फॉर एग्जांपल इस कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो मेरा इंटरेस्ट देगी कहां से भाई। इसी वजह से क्रेडिटर प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाह रहा है। गवर्नमेंट भी प्रॉफिटेबिलिटी जानना चाहती है क्योंकि उसे उसी प्रॉफिट पर क्या लगाना है, टैक्स लगाना है। ऑनर और मैनेजमेंट भी जानना चाहती है प्रॉफिटेबिलिटी, ताकि वो देखे पूरे साल जो काम किया या जो हमने 2 महीने 3 महीने में काम किया उससे नतीजा क्या निकला, या ऐसे लगे हुए हम लोग। अब अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड मेंटेन ही ना हो तो वो एनालाइज ही नहीं कर सकेंगे जो हमने काम किया उसका नतीजा क्या निकला। अच्छा, पहली चीज ये जानना चाहते हैं। दूसरी चीज सॉल्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सॉल्वेंसी का मतलब होता है कर्जा अदा करने की सलाहियत। अब ऑनर को अगर खुद ये नहीं मालूम कि मेरा बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं, यानी मैं टाइम आने पर लोगों को उनके कर्जे वापस कर सकूंगा या नहीं, तो फिर ऑनर किस तरीके से क्रेडिटर को, इन्वेस्टर को कन्विंस करेगा। इसका मतलब है क्रेडिटर हो या ऑनर हो या मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, वो हमारी क्या जानना चाहता है, सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मींस कि हम टाइम पर अपने कर्जे की अदायगी कर सकते हैं या नहीं। यहां मैंने लिखा हुआ है कि सॉल्वेंसी का मतलब क्या है, नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने बोला तो है। तो आपको अब देखिए ये चीज आपको माइंड में रखनी भी है और आपने लिखनी भी है, वरना तो चैट जीपीटी तो आपके पास है, आप लिखिए उसमें डिफाइन सॉल्वेंसी इन सिंपल वर्ड्स, वो आपको बता देगा सॉल्वेंसी का मतलब क्या है। दिस इज अकाउंटिंग टर्म। आज से पहले आपको सॉल्वेंसी नहीं पता थी, आज से पहले आपको यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन भी नहीं मालूम था। तो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपके पास अब आएंगी फ्यूचर में हर जगह। इसके अलावा वो क्या जानना चाहते हैं, बात सुने, मेरा बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है, मेरे पास बहुत चीजें हैं, लेकिन टाइम पर कैश नहीं आ रहा मेरे पास, मुझे पेमेंट करनी है बिल्डिंग है, मशीनें हैं, प्रोडक्ट बनी हुई है, लोगों को मैंने जो है वो गुड्स बेची हुई है उधार पर, पैसे टाइम पर नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से मुझे अपनी लायबिलिटी की अदायगी टाइम पे मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर ऐसे तमाम प्रॉफिट का और बिजनेस का तो कोई फायदा नहीं है ना हमारे पास। इसका मतलब है अगर आपके पास बहुत कुछ है तो आप सॉल्वेंट तो हैं, लेकिन टाइम पर कैश भी होना चाहिए, कैश, करेंसी।
और अगर टाइम पर कैश नहीं है तो हम कहते हैं कि आप लिक्विड नहीं है। लिक्विड क्या होता है? लिक्विड किसको कहते हैं वैसे नॉर्मल? लिक्विड कहते हैं माया को, पानी को नहीं। हर वो चीज जो शेप बदल लेती है, किसी दूसरी चीज में जाकर उसकी शेप तैयार कर लेती है, वो क्या कहलाती है? माया। मतलब कि लिक्विड। जैसे पेट्रोल भी लिक्विड है, पानी भी लिक्विड है। ओके, तो जो बिजनेस है ना उसमें कैश को लिक्विड कहते हैं। क्यों? आप बताएं, कैश को लिक्विड क्यों कहते हैं? मैंने तो नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया है इनडायरेक्टली। ये बताएंगी कैश को लिक्विड क्यों कहते हैं? नहीं बता रही, आप बता दें। किसी भी शक्ल में जा सकता है कैश। कैश आपके पास है, कैश को आप लैपटॉप में कन्वर्ट कर लें। कैश आपके पास है, उसे बिल्डिंग में कन्वर्ट कर लें। कैश, इसी वजह से कैश को हम क्या कहते हैं? लिक्विड। एंड इफ यू हैव फ्रीक्वेंट कैश इन योर बिजनेस तो हम कहते हैं आप लिक्विड हैं। और अगर कैश आता जाता नहीं है, बहुत लेट कस्टमर से कलेक्शन हो रही है, तो आप लिक्विड नहीं होंगे। तो ये तीन चीजें जानना चाहते हैं कौन? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये तीन बातें जानना चाहते हैं। इसी के लिए हमसे हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन मांग के एनालाइज करेंगे। क्या एनालाइज करेंगे? हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं, हमारा बिजनेस सॉल्वेंट है या नहीं, और हमारा बिजनेस लिक्विड है या नहीं। लिक्विड मतलब कैश की आमद टाइम पर हो जाती है। सॉल्वेंट मतलब हमारे पास काफी चीजें हैं जिनकी मदद से हम देखें, हम कर्जे की अदायगी अपनी मशीन बेच के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मशीन बेच के कर्जे की अदायगी करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है हम लिक्विड नहीं थे, जिसकी वजह से हमें मशीन बेचनी पड़ गई। तो मशीन बेचना कोई तरीका थोड़ी है कर्जे की अदायगी करने का। तो ये तीन चीजें जानना चाहता है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और आप उसको ये तीनों चीजें बताएंगे। कैसे बताएंगे? वो हम पढ़ेंगे इसमें, अकाउंटिंग में भी सीखेंगे कि साल भर इंफॉर्मेशन मेंटेन कैसे होगी, और ये तीनों बातें हम यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन अभी तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन ही नहीं आई अभी तक। अभी तो हमने सारी डिस्कशन की, ये सारी डिस्कशन अकाउंट्स की, अकाउंटिंग की डेफिनेशन को समझने के लिए किया है, और अब वो डेफिनेशन आपके सामने आ रही है। हालांकि मैं बता चुका हूं आपको कि अकाउंटिंग में हम कितने काम करते हैं? 3 काम। यही 3 काम होंगे हमेशा। पहला काम, इसे कहते हैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग या पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। मुझे एक बात बताएं, अगर कोई खलाई मखलूक आ जाए यहां क्लास में, डायरेक्ट नमूदार हो जाए, बोल रहे हैं मैं तुम सबको मार दूंगा अगर तुमने एक सवाल का जवाब दे रहे, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। आपने बोला क्या सवाल है? बोल रहा है फैन क्या होता है। अब आप उसे क्या जवाब दे रहे हैं? फैन पंखा होता है। तो मार देगा आपको, क्योंकि उसे पंखा भी नहीं मालूम। तो आप फैन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप फैन का फंक्शन बताएंगे, उसके कंपोनेंट बताएंगे उसे। आप बोलेंगे हर वो चीज जिसमें पर वगैरह लगे हुए हो, घूम रही हो, इलेक्ट्रिसिटी से हो, चलती हो और हवा देती हो, वो फैन कहलाए। अब वो इधर देखेगा लैपटॉप को, ना ये घूम रहा है ना हवा दे रहा है, वो समझ जाएगा ये फैन नहीं। इस तरीके से आप किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते हैं तो क्या क्या बताते हैं? उसके कंपोनेंट एंड फंक्शन। तो अकाउंटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अभी अकाउंटिंग क्या लिखे हुए हैं? फंक्शन। क्या अकाउंटिंग में 3 चीजें होती है। पहला काम, मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन। इफ यू हैव स्टडीड अकाउंटिंग, और अगर आप अकाउंटेंट हो तो आपको क्या आता होगा? हाउ टू मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस इवेंट्स। दूसरा, वो इंफॉर्मेशन यूज करके फैसले करना। कैसे फैसले? किस इंप्लॉय को रखना है, किसको हटाना है, कौन सी मशीन रखनी है, कौन सी ब्रांच खोलनी है, ये फैसले भी अकाउंटिंग सिखाएगी आपको। और तीसरी चीज, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कैसे होगी, रिपोर्ट्स कैसे बनेगी। यानी कि अगर आप अकाउंटिंग पढ़ लें तो आपको 3 चीजें आ जाएंगी। क्या क्या? इंफॉर्मेशन मेंटेन कैसे होगी, यूज कैसे होगी, प्रोवाइड कैसे होगी। और अगर आप अकाउंटेंट, कोई बोले कि मैं अकाउंटेंट हूं, तो आप समझ जाएंगे अब तो कि ये बंदा ऑर्गेनाइजेशन में जाता होगा, इंफॉर्मेशन मेंटेन करते रहता होगा, जो जो होता होगा, परचेज सेल जो भी होता होगा, उसकी इंफॉर्मेशन लिखता रहता होगा। दूसरा काम क्या करता होगा? ये वो इंफॉर्मेशन को यूज करके फैसले भी कर सकता होगा, और ये इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स भी बनाता होगा। इसके अलावा चौथा कोई काम नहीं होता अकाउंटिंग। आप जिंदगी भर अकाउंटिंग पढ़ते रहे, चौथा कोई काम नहीं आएगा। और अभी हम शुरू में 2 बातें सीखेंगे इसकी। शुरू में जितने भी टॉपिक्स आएंगे, हमारा मकसद है 2 बातें सीखना। मेंटेन कैसे होगी, प्रोवाइड कैसे होगी। एफएफए के अंदर हमारे पास यूजिंग इंफॉर्मेशन का बहुत कम पार्ट है। जब फ्यूचर में न्यूमेरिकल आपके सामने आएगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में हम अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, इस न्यूमेरिकल में या यूज कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको खुद ही न्यूमेरिकल पढ़ते वक्त ही समझ में आ जाएगा कि इसमें हम इंफॉर्मेशन सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं। भाई जहां पर हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बातें करना शुरू कर दें कि उनको देना है, तो समझ जाएंगे हम कि हम इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कोई चीज नहीं होती इसमें। अब इसी बेस पर जो अभी तक डिस्कशन हुई है, देखिए अभी तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा, बट दिस डिस्कशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आज घर जाएं और आप बोले हमने अकाउंटिंग का सेशन लिया है, तो आपसे पहला सवाल यही पूछेंगे, क्या है ये अकाउंटिंग।
तो आप बता सकते हैं कि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ये 3 काम करता है, और किसके लिए? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आए जरा इसी बेस पर ना, देखिए ऊपर अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखी हुई नजर आ रही है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, जो मैं आपको बुक भेजूंगा, हाका बैटनर की किताब है, वो रेफरेंस बुक है, उसको आप रीड कर सकते हैं। कुछ दिनों बाद रीड करना शुरू कर देना, अभी मेरी बातें सुनना सिर्फ, क्योंकि अभी आपने पढ़ा नहीं है अकाउंटिंग को, तो थोड़ा सा मसला होगा। 1-1.5 हफ्ते बाद पढ़ना शुरू कर देना उसको। तो ये जो लिखा हुआ है अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब आप बताइए, हाँ जो आप बैठे हैं, क्या नाम है जो पीछे मुड़ के देख रहे हैं? अब आप बताइए अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज का मतलब क्या है? देखें, सवाल पूछने का मकसद पता है ना आपको, आपसे आपकी नॉलेज जज नहीं करना चाह रहा हूं, आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। चलें बताएं, अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है मतलब क्या है? नहीं, लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं आप बताइए। हाँ, लैंग्वेज क्यों कह रहे हैं? लैंग्वेज अगर किसी चीज पर सब कुछ बेस कर रहा हो तो उसे लैंग्वेज बोल देंगे। जी अच्छा, यानी कोई बेस होगी चीज तो उसे लैंग्वेज बोलेंगे, ऐसी तो बात नहीं है ना, बताएं। बिजनेस, कोई भी चीज बिजनेस तब स्टार्ट होता है कि बिजनेस का मेन पर्पस ये है कि उसमें प्रॉफिट या लॉस अर्न किया जाए, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अर्न किया जाए, प्रॉफिट, हाँ एग्जैक्टली। तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग की मदद, अकाउंटिंग के जरिए ही मिल सकती है। सही दैट्स व्हाई इट्स नोन एज बिजनेस लैंग्वेज। बोला तो आपने सही, लेकिन थोड़ा और बोलना है आपको, थोड़ा। हाँ बोले, सही बोला आप। करने के लिए या समराइज करने के लिए बिजनेस कैसे चल रहा है, तो बिजनेस जो भी किसी को बिजनेस जो भी चलाना है तो उसके लिए लैंग्वेज बिजनेस की अकाउंटिंग करना जरूरी है, रिपोर्ट तैयार करना जरूरी है। अच्छा, जरूरी है। देखिए, आप लोग पार्टिसिपेट करते वक्त ये नहीं सोचेगा कि मेरा आंसर गलत होगा। आपको जो आता है अपनी इंटेलिजेंस यूज करें, इससे आपको फायदा होगा। वन लास्ट आंसर कोई बता बोले। हाँ चले, अच्छा, सेल लाने के लिए। सुनिएगा जरा, नहीं कोई भी जवाब ना क्लास में गलत नहीं होता, गलत है भी तो वो आप मतलब ये नहीं सोचिएगा यार मैंने जो बोला था वो उसके अगेंस्ट कोई बात बोली जा रही है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, इसको समझने के लिए पहले हमें 2 वर्ड समझने पड़ेंगे कि बिजनेस क्या होती है और लैंग्वेज क्या होती है। तो पहले मैं आपको बिजनेस के बारे में बताऊं। देखिए, बिजनेस एक एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर गुलेमत वाले क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, लॉस कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो वो जितने काम कर रहे हैं, खरीदना, बेचना, प्रोड्यूस करना, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, वो सारी एक्टिविटीज किस लिए परफॉर्म की जा रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए। जबकि आप अगर फॉर एग्जाम्पल घर पर हैं और आप गेम खेल रहे हैं, तो गेम खेलना कोई एक्टिविटी है? गेम खेलना एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी है। आप सो रहे हैं, वो भी एक एक्टिविटी है भाई। गेम खेल रहे हैं आप, एक एक्टिविटी है। लेकिन क्या ये गेम आप प्रॉफिट कमाने के लिए खेल रहे हैं? आप तफरी के लिए खेल रहे हैं ना, ये इसका मतलब है ये बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर आप गेम खेल रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, होता है ना लोग खेलते हैं गेम, तो फिर वो बिजनेस में आ जाएगा। यानी बिजनेस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बिजनेस एक बिल्डिंग नहीं है, बिजनेस एक्टिविटी है। अगर उस बिल्डिंग में एक्टिविटी ना हो, परचेज सेल जो भी है, तो हम फिर क्या कहेंगे? वहां बिजनेस नहीं हो रहा। तो बिजनेस के लिए पहली चीज क्या है? एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी चीज, उस एक्टिविटी को करने का मकसद क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना। तो देखिए नीचे बिजनेस, पहले लैंग्वेज को छोड़े, बिजनेस की डेफिनेशन पहले पढ़े। एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। अब मैंने डेफिनेशन बता दी एक क्लास में। अगले दिन आए स्टूडेंट, मैंने से पूछा भाई बताओ बिजनेस क्या होता है? तो पता क्या कह रहा है? वो कह रहा है हर वो एक्टिविटी जिसमें मुनाफा होता है वो बिजनेस होता है। सही बोल रहा है। वो कह रहे हैं हर वो एक्टिविटी जिसमें मुनाफा होता है वो बिजनेस होता है। गलत कह रहा है ना, वो लॉस भी तो हो सकता है। इसका मतलब आपको ये नहीं बोलना कि हर वो एक्टिविटी जिसमें मुनाफा होता है वो बिजनेस होना है, बल्कि आपको क्या बोलना है? जिसको करने का मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना। जब देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? ऑब्जेक्टिव क्या हो? प्रॉफिट कमाना। तो इसमें 3 वर्ड्स हैं जो अगर आप बोल दें तो बिजनेस की डेफिनेशन आपकी करेक्ट होगी। पहला वर्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी में मैं जोर क्यों दे रहा हूं? अगर कोई मार्केट है और वहां पर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे, सब शॉप खोल के बैठे हुए, खरीद रहे बेच रहे नहीं है, तो बिजनेस हो रहा है वहां पे? नहीं। तो बिजनेस के लिए शॉप का मौजूद होना जरूरी नहीं है। एज्यूम करें
बल्कि छोड़ें। एक्टिविटी होना जरूरी है ऐसी जिसका मकसद क्या हो, मुनाफा कमाना। तो कितनी बातें हो गई इसमें, 3। कौन कौन सी? एक्टिविटी होनी चाहिए, मकसद दूसरी चीज, और तीसरा प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। अच्छा, ये हमने बिजनेस एक्सप्लेन कर दिया। लैंग्वेज की भी डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। लैंग्वेज का क्या मकसद होता है? अगर मैं पश्तो बोल रहा हूं, अक्पल मख्तदी गुर अब खबरी कबा, कोई है तो नहीं पठान पश्तो आती है उसे। अगर मैं पश्तो बोल रहा हूं तो क्यों बोल रहा हूं? अपना आइडिया आप तक ट्रांसफर करने के लिए। इंग्लिश बोलूंगा तो क्या मकसद है? अपना आइडिया आप तक ट्रांसफर करना। उर्दू की मदद से क्या करूंगा? अपना आइडिया आप तक ट्रांसफर करूंगा। इशारों की जबान से क्या होता है? इशारों की जबान से भी अपना आइडिया सामने वाले तक ट्रांसफर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज के लिए जरूरी क्या है? आइडिया ट्रांसफर होना या वर्ड्स का होना? आइडिया ट्रांसफर होना। इशारों की जबान में कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन आइडिया ट्रांसफर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? लैंग्वेज के लिए मेन चीज यह है कि हम कम्युनिकेशन कर सकें, उसकी वजह से आइडिया ट्रांसफर कर सकें। तो अभी लैंग्वेज और बिजनेस की डेफिनेशन हो गई। हर वो काम जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो, लैंग्वेज जिसकी मदद से अपना आइडिया सामने वाले तक ट्रांसफर किया जाए। अब आ जाए जरा आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन पे। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज, इसका मतलब सुनिएगा आप। अब इसका मतलब आ रहा है कि अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपने बिजनेस के बारे में बताना चाह रहा है, तो जिसकी मदद से बताएगा वो अकाउंटिंग है। लैंग्वेज की मदद से क्या करते हैं? वी कम्युनिकेट समथिंग टू अदर्स। तो अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। यहां ये बताना चाह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग यू कैन कम्युनिकेट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू अदर पार्टीज दैट आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब यह हुआ कि लैंग्वेज इस बात से कह रहा है कि इसकी मदद से ही हम अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे तक क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मेरा यहां पे एक सवाल है। सवाल यह है कि हमने मान लिया, क्या मान लिया? कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, और कोर्स है ये। इसी की मदद से एक बिजनेसमैन बैंक को अपने बिजनेस के बारे में बता सकेगा। अगर अकाउंटिंग ना हो तो इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं होगी, रिपोर्ट ही तैयार नहीं होगी, तो आप बैंक को अपने बिजनेस के बारे में नहीं बता सकेंगे। इसी वजह से कह रहे हैं अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। कोई अलग से लैंग्वेज नहीं है ये। इसको लैंग्वेज बोलने का मतलब क्या है? इसको लैंग्वेज का बोलने का मकसद ये है कि दे आर टेलिंग दैट इट इज द वे ऑफ कम्युनिकेटिंग योर बिजनेस इंफॉर्मेशन टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इसकी मदद से हम बताएंगे उनको हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है। सवाल क्या है मेरा? गौर से सुनिएगा। आप बताइए, हाँ आप बताइए। अगर एदी जानते, एदी, छिपा, सिलानी, सही है, ये मुनाफा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ये तो बिजनेस नहीं कर रहे। लेकिन क्या वो अकाउंटिंग करते होंगे? इंफॉर्मेशन मेंटेन करते होंगे? रिपोर्ट्स भी तैयार करते होंगे? उनसे कौन इंफॉर्मेशन मांग रहा है? छिपा वालों से और ये सिलानी से? डोनर्स। गुड, जबरदस्त आंसर आपने दिया, माशाल्लाह। डोनर्स मांग रहे हैं। अगर आपने सिलानी को 3 करोड़ रुपया दे दिया, तो क्या आप जानना नहीं चाहोगे क्या किया उस पैसे का? तो आप जाएंगे, पूछेंगे मैंने 3 करोड़ रुपये दिए थे, क्या हुआ? तो आपको सारी रिपोर्ट तैयार करके देगा, भाई ऐसा ऐसा हुआ था, हमने यहाँ यहाँ ये पैसे लगाए। इसका मतलब है नॉन बिजनेस एक्टिविटीज करने वाले भी अकाउंटिंग करते हैं। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। तो ये तो गलत बात बोल रहा है ना, ये डेफिनेशन डिफेक्टिव हो गई। इसमें क्या लिखा हुआ होना चाहिए? Accounting is the language of business and non-business activities. We are challenging the definition even though it is right. But why we are challenging? तो क्या हमें नजर आ रहा है कि ये गलत बोल रहा है? जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वो लोग भी अकाउंटिंग करते हैं, तो क्यों ऐसा इसने बोल दिया? आप ही बता दें। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। आई हैव एन ऑब्जेक्ट, आपको भी होगा कि भाई बिजनेस थोड़ी, नॉन बिजनेस भी करते हैं इंफॉर्मेशन मेंटेन। आप मस्जिद होगी आपके एरियाज में, मस्जिद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है? नॉन प्रॉफिट। आपने देखा होगा दीवारों पे लगाया होता है इस महीने का हिसाब, इमाम साहब की सैलरी, मौजन की सैलरी, इतना पैसा यहाँ लग गया, इतना पैसा यहाँ लग गया। वो लोग भी इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हैं, इवन दो दे आर नॉट यूजिंग द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, लेकिन वो कर रहे हैं ना अकाउंटिंग अपने तरीके से। तो इसका मतलब है नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी अकाउंटिंग को यूज कर रही है। फिर ये डेफिनेशन क्यों ऐसी लिखी हुई है? बताएं एनीबडी, एनीबडी, यू हैव द आंसर, आई नो इट। चले, आपने माइंड यूज किया लेकिन ऐसा है नहीं, सही है, आपने माइंड यूज किया, अच्छी बात है, गुड। हाँ वो तो सही है, हम तो यही कह रहे हैं, हम तो यही कह रहे हैं कि नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी चाहिए, उनको अकाउंटिंग करनी चाहिए। तो हम इसी वजह से ये कह रहे हैं कि इनको डेफिनेशन में उसे इंक्लूड करना चाहिए था। सवाल नहीं समझे असल में आप, डेफिनेशन में ये इंक्लूड होना चाहिए था कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। हम यही तो कह रहे हैं कि वो अकाउंटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेशन में इंक्लूड करो ना। अब अगर आप कहीं पढ़ते कि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, तो आप तो यही समझेंगे ना कि बिजनेस वाले अकाउंटिंग करते हैं, सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाले अकाउंटिंग करते हैं। वो जो बिजनेस
guess वो that is not for the objective of gaining profit. तो वो बिजनेस ही नहीं है ना. अगर एडी छिपा वाले प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं कर रहे तो हम बिजनेस कर ही नहीं सकते. दे आर परफॉर्मिंग नॉन बिजनेस एक्टिविटीज. देखिए गवर्नमेंट है हमारी हुकूमत, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करती है क्या? नहीं, नॉन बिजनेस है. इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, आवाम की फलाह बहबूद है जी. वो अलग बात है, उसको छोड़े. अकाउंटिंग में सिर्फ कैश नहीं होता ना बेटा, बहुत और भी चीजें, जितनी भी किस्म की चीजें होंगी उन सब की इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है. सवाल क्या है? सवाल मैंने ये नहीं पूछा, सवाल मैंने पूछा है कि नॉन बिजनेस वाले भी अकाउंटिंग करते हैं, तो डेफिनेशन में इंक्लूड क्यों नहीं है? इस डेफिनेशन को कंप्लीट अगर हम करें और उसकी डेफिनेशन जो आप बता रहे हैं उसको अभी इग्नोर करो, इस डेफिनेशन को कंप्लीट करें तो इसमें हम क्या वर्ड्स ऐड कर दें? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटीज. तो हमारी बात कंप्लीट हो जाएगी ना. फिर और भी डेफिनेशन है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे. क्या बोल रही हूँ? उनका काम सर्विस प्रोवाइड करना होता है. सर्विस प्रोवाइड कर तो रहे होते हैं लेकिन मुनाफा कमाने के लिए नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल आपके एरिया के अंदर एक शॉप है जो कि कार रिपेयर करती है, क्या वो हमें सर्विस दे रही है? प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं, तो वो बिजनेस कर रहे हैं. लेकिन एडी वाले भी सर्विस दे रहे हैं लेकिन वो बिजनेस नहीं करते. रिलीजन की बुनियाद पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती. एडी छिपा ये रिलीजन की बुनियाद पे नहीं बनेगी, नहीं इस्लाम के बेस पे नहीं बने हुए ये लोग. इस्लाम वाली जो जैसे जमात इस्लामी है फॉर एग्जाम्पल, ये जमात इस्लामी तो सियासी जमात है. जो हमारे पास वो है दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस्लामिक है, लेकिन एडी वाले इस्लामिक उस पर नहीं बनेंगे. इसका मकसद है आवाम की फलाह. चले आखिरी आंसर ले लेंगे, टाइम बहुत हो गया इसमें. कोई आंसर देना चाह रहे हैं आप लोग? एनीबॉडी? ओके. देखें अभी मैं आपको हका बैटनर की बुक भेजूंगा, तो उसमें आप पढ़िएगा. देखिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ आई स्टार्ट स्टडीइंग अ न्यू सब्जेक्ट विच आई हैव नेवर स्टडीड, तो मैं उसकी ज्यादा रीडिंग करूंगा, ज्यादा लोगों से उसके बारे में बात करूंगा, तो भी मेरा एटीट्यूड उसके लिहाज से बनना शुरू हो जाएगा. लेकिन अगर मैंने उसकी रीडिंग नहीं की ज्यादा, तो फिर मुझे उसके अंदर आने में काफी टाइम लग जाएगा. तो आप लोगों को चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपने न्यू स्टार्ट किए हैं, आपको चाहिए कि उन लोगों से डिस्कशन ज्यादा करें जिनको वो आते हैं सब्जेक्ट्स. इस तरीके से आपका एटीट्यूड उसके मुतालिक ढलना शुरू हो जाएगा. मुझसे तो आप 2 घंटे ही बात कर सकते हैं, उसके बाद आप लोगों के पास मिल जाएंगे. ऐसे यहाँ बहुत लोग हैं, कैंटीन में जाएं, इधर उधर लाइब्रेरी में आपको बहुत मिलेंगे. मैं भी आपको कुछ लोगों से मिलवा दूंगा, तो आप उनसे दोस्ती बनाएं, उनसे पूछें कि क्या होता है, किस तरीके से पढ़ते हैं, वो आपको कम्युनिकेट करेंगे. ओके नाउ सी, देखें तो वो बुक जो है ना, वो आपको बुक भी एक्सप्लेन कर रही है और असल में है भी यही बात. हर जगह दुनिया में किताबों में क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. और हमारा ऑब्जेक्शन है, तो वो जो बुक है ना उसके एंड में आगे जाके वो एंड में ये भी लिख देता है कि ये नहीं समझ जाना कि अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस की लैंग्वेज है, बल्कि अकाउंटिंग तो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होती है. किताबों में लिखा हुआ है, चर्च में यूज होगी, मंदिर में यूज होगी, और ये जो एडी छिपा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होगी, हुकूमत भी यूज करेगी. तो फिर उसने डेफिनेशन में इंक्लूड क्यों नहीं किया? इस वजह से कि मुझे एक बात बताएं, यहां बाहर निकले आईसीएमए से. आईसीएमए इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. पता है आपको? प्रॉफिट कमाना इसका मकसद नहीं है. जब स्कॉलरशिप भी कितनी देते हैं लोग. बाहर निकले आप रोड पर, आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कितनी नजर आएंगी? आप जाएंगे ना रोड पर, शॉप से बैंक से ठेले वगैरह नजर आ रहे हैं, ये सब कौन है? बिजनेस वाले. नॉन बिजनेस कितने नजर आएंगे? मस्जिदें होंगी. अगर हम कंपैरिजन करें बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की नंबर्स का, तो ज्यादा कौन से हैं? 99.9999% आपको क्या नजर आएंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसी वजह से उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए यहां डेफिनेशन में उनको इंक्लूड ही नहीं किया कि ना होने के बराबर जब नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो उनको हटा ही दो यहां से. लेकिन डेफिनेशन से हटाने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में रख लें. आपके एफएफए के सिलेबस में एक टॉपिक है, उस टॉपिक में आप ये सीखेंगे कि एडी छिपा ये लोग इंफॉर्मेशन कैसे मेंटेन करेंगे. लेकिन डेफिनेशन में फिर भी ये नहीं आ रहा कि अकाउंटिंग जो है वो नॉन बिजनेस की लैंग्वेज भी होगी. तो अभी आपके दिमाग में क्या आया? डेफिनेशन यही लिखेंगे हम, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. लेकिन दिमाग में क्या चलेगा? बिजनेस एक्टिविटी भी बिजनेस की भी लैंग्वेज है और नॉन बिजनेस की. तो इफ समबडी आस्क्स यू व्हाट इज अकाउंटिंग, तो क्या कहेंगे आप? क्या अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी अगर वो हमें आ जाए तो हम ये सीख जाएंगे कि एक बिजनेस या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस में होने वाले इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन कैसे करती है और उस इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट्स बनाकर किस तरीके से यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करती है. इसका स्कोप भी है, जॉब स्कोप भी है, और वैसे लर्निंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है.
और आप लोग तो अकाउंटिंग आपका मेजर होगा। अभी जो बात कर रहे थे एक और डेफिनेशन भी है, वो अभी आ रही है, और आपको उसको पढ़ के ऐसा लगेगा उसमें वही बात लिखी हुई है जो हमने अभी की है। जैसे मैं आपसे कहूं यहां से चले जाओ, या काइंडली गो फ्रॉम हेयर, या कोई और वर्ड्स बोल दूं मैं, तो मतलब तो वही होगा। अब देखिए दूसरे आखिरी डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये वही बात है। कैसे देखिएगा, इंटरप्रेटिंग को अभी छोड़े, इधर देखें पहले। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ मेजरिंग। मेजर का मतलब क्या है, जो भी इवेंट होगा ना उसकी वैल्यू निकालेंगे, कितने रुपए का इवेंट है, उसके बाद उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो हम कम्युनिकेट करेंगे किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज द अम्ब्रेला टर्म उन सबके लिए, तो आप यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बोले। तो इसमें भी तो वही बात कर रही कि आप इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे किसको, किसकी इन्फॉर्मेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करेंगे किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। वही बात है, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। यानी कि अगर ये डेफिनेशन ना लिखी हुई हो और आप ये स्लाइड्स पढ़ें तो आपको समझ में नहीं आएगी क्या बात कह रहे हैं। और वैसे भी ये तो शॉर्ट लिखा हुआ है, और आप जो सुन रहे हैं उससे आपको चीजें समझ में आएंगी। तो टिल नाउ व्हाट वी हैव डन, हाँ असल में बंदा रेगुलर जब 6 घंटे पढ़ता है ना तो वो थोड़ा सा थक जाता है। और अकाउंटिंग रखते भी लास्ट में, इकोनॉमिक्स पहले इस वजह से रखी हुई होती है कि भाई इकोनॉमिक्स थोड़ा सा ज्यादा थ्योरेटिकल है। अभी इसमें तो आगे जाके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, आगे जाके इसमें न्यूमेरिकल आ जाएंगे, तो शुरू में उन्होंने थ्योरेटिकल रखे हुए ताकि वो एब्जॉर्ब कर लें आप। वरना अभी अगर इकोनॉमिक्स की क्लास हो ना तो फिर आप लोगों को मुश्किल लगेगा, क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद हम न्यूमेरिकल्स पढ़ रहे होंगे। तो टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट इज अकाउंटिंग, और इसके अलावा कुछ भी नहीं हमने पढ़ा। अब हम आगे जा रहे हैं। अब हमारे दिमाग में क्या सवाल आ रहा है कि मेनली अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, मेनली, अच्छा ये सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। अच्छा, मेनली अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, बोले। हाँ ये तो है, लेकिन मेन जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी यहां से हमें समझ में आ रहा है कि बिजनेस में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के तरीके, इसको आप बोल भी देना तो ये है तो सही है, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, लेकिन बात ये है इसमें हुई भी, तो हमने इसका लहू बाहर निकाल के रखा हुआ है। तो आप खून पी जाए वाला, मेंटेनिंग इन्फॉर्मेशन, यूजिंग इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, ये मेन बात है। इसमें भी वही बात हो रही है। तो आपको अब यही बोलना है कि इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है, मतलब रिकॉर्डिंग वाली बात। रिकॉर्ड करने से पहले आपको मेजर तो करना पड़ेगी वैल्यू। दूसरी चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमने ट्रांसलेट किया हुआ है, इसको समझ जाए। तो हमने सीख लिया अकाउंटिंग क्या है, और अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है। अब सवाल हमारे दिमाग में क्या पैदा होता है, ये बिजनेस क्या है, उसका जवाब भी आपको दे दिया। तो अब बिजनेस के बारे में थोड़ा और डिटेल लेंगे। जैसे बिजनेस क्या है, हर वो काम जिसको करने का मकसद क्या है, मुनाफा कमाना। अब जैसे बसेस चल रही हैं, क्या वो बिजनेस कर रहे हैं, यस, मकसद क्या है, मुनाफा कमाना। आप बाहर जाएं, जो वो पेट्रोल पंप नजर आएगा आपको, बिजनेस कर रहे हैं, यस, मकसद क्या है, मुनाफा कमाना, सही है। और आप चले जाएं, फॉर एग्जाम्पल एक क्लब बना हुआ है, उसमें मेंबरशिप लेते हैं आप और क्लब की फैसिलिटी को एंजॉय करते हैं, क्या वो मुनाफा कमाने के लिए बना हुआ है, हो सकता है, और हो सकता है नहीं भी बना हुआ। जैसे इलाके में सोसाइटीज बना लेते हैं, एक शॉप ले ली, उसमें फंड वगैरह डाल रहे हैं इलाके वाले के, इलाके का जो ही मसला होगा इसकी मदद से सॉल्व करेंगे। तो जो शॉप बनी हुई है जिसमें ये मसाइल इलाके के सॉल्व होते हैं, क्या वो मुनाफा कमाने के लिए बनी हुई है, नहीं, तो वो मुनाफा कमाने के लिए बनी। तो हमें डिस्टिंक्शन करना है बिजनेस और नॉन बिजनेस एक्टिविटी में। तो अगर कोई भी आपको नजर आ रही ना शॉप, कोई इदारा, तो आपको यहां से सोचना है कि बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपको सोचना है आज से। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही है, आपके माइंड में पहले सवाल पैदा होना चाहिए, बिजनेस है या नॉन बिजनेस। जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम सुना है, अभी सुन लिया आपने, सही है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मकसद है कि जितने भी बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करना, उनकी हेल्प करना बिजनेस को करने में। ये गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करवाई है। अब वो खुद मुनाफा कमाने के लिए नहीं बैठे हुए, वो बिजनेसेस की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये इसका मकसद भी क्या है, बिजनेसेस को फरोग देना। तो ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। जैसे आपको मस्जिदों की एग्जांपल दी गई है। तो अभी हमारे दिमाग में क्या सवाल पैदा हो रहा है कि बिजनेस की काइंड्स क्या क्या है, क्योंकि अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, तो बिजनेस की काइंड्स तो आपको पता होनी चाहिए। तो बिजनेस का मतलब क्या है, मुनाफा कमाने के लिए आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। अब मैं सबसे सवाल पूछूंगा, आप बताएं कि मुनाफा कमाने के लिए अगर मैं आपसे कहूं
तो आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे? जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल स्टोर खोल लूंगा, मेडिसिन खरीदूंगा और प्रॉफिट ऐड करके बेच दूंगा, लेकिन मेडिसिन में तब्दीली कुछ नहीं करूंगा, जैसे खरीदूंगा वैसे बेच दूंगा। एक और सुने आप, मैं कैटरिंग का कारोबार करूंगा, लोग आएंगे मुझसे खाने वाने पकवाएंगे, उनको पका के खाना प्रॉफिट ऐड करके बेच दूंगा। मेरे 2 बिजनेस मैंने बता दिए, ये मैंने एग्जाम्पल दिए, करूंगा नहीं, हो सकता है करूं, भाई जहां से मुनाफा मिले, बिजनेस एक अच्छी चीज है, करनी चाहिए। जी, आप मुनाफा कमाने के लिए क्या करेंगे? बिजनेस कौन सा करेंगे? मेरे कहने का मतलब करें ना, एक बिजनेस करें ना। चले आप यहां से शुरू करते हैं पहले। हाँ, सुपर मार्केट खोलेंगे ये, और वहां पर गुड्स खरीदेंगे और वैसे ही सेल कर देंगे। वैसे ही सेल कर देंगे मतलब फॉर्म में चेंज नहीं आएगा उसका, जाहिर सी बात है, वैसे ही चेंज, या अपना लेबल वगैरह लगा देंगे मैक्सिमम, और क्या करेंगे? स्पेसिफिक आंसर देना है। वैसे अगर आप सर्विस बोल देंगे ना, वो तो बहुत कुछ हो जाएगा। एक स्पेसिफिक आंसर दें। कपड़े का कारोबार में क्या करेंगे? कपड़ा बना के बेचेंगे, कपड़ा खरीद के बेचेंगे, कपड़ा खरीदेंगे और वैसी के वैसी सेल कर देंगे। जी, डेनिम की फैक्ट्री में क्या होगा? डेनिम बनाओगे, डेनिम से मतलब जीन्स वगैरह बना के फिर बेचोगे। आप बताएं, यहां से खरीद के बाहर बेचेंगे, एक्सपोर्टर बन जाएंगे आप। सही है, गुड। क्या बेचेंगे वैसे? लेदर, गारमेंट शॉप खोलेंगे, उसमें क्या होगा? अच्छा, मतलब खरीद के ऐसे बेच देंगे, सिएंगे वगैरह नहीं, मतलब कुछ स्विंग एक्टिविटी नहीं होगी। कपड़ा ले लिया, भाई होता है ना कुछ लोग, कपड़ा ले लिया, बोल रहे हैं रेडीमेड माल खरीद के बेचोगे। अच्छा कारोबार है। आप बताएं, कार और बाइक खरीदेंगे और बेच देंगे। गुड, बता देना, कार्ड वार्ड दे देना। हाँ, स्टेशनरी की शॉप खोलोगे, स्टेशनरी परचेज करके बेच दोगे। ज्यादातर ट्रेड जो है ना, ट्रेड करना चाह रहे हैं, खरीद के वैसे ही बेचना चाह रहे हैं। और आप शूज को क्या करोगे बेटा? बताओ, पूरा खरीद के ही बेच रहे हैं आप। प्रोडक्ट बताएं, कुछ दिमाग में तो होगा ना। देखिए, ये एक बात दिमाग में एक भी और रखें, पढ़ाई इंसान सिर्फ जॉब के लिए नहीं करता। यू कैन डू योर बिजनेस टू। और बिजनेस, अभी से बिजनेस का माइंड बना के रखें कि बिजनेस करूंगा मैं इस तरीके का, और उस पर काम भी शुरू करें, पढ़ते भी रहें। हो सकता है जब आप क्वालिफाई कर लें तो आपकी सारी नॉलेज ना आप यूज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, आप दूसरे से अच्छा बिजनेस कर सकेंगे। तो आप क्या करेंगे? हाँ, दोबारा बताएं। परफ्यूम प्रोड्यूस करेंगे, रॉ मटेरियल लेंगे, परफ्यूम बनाएंगे और फिर अपने नाम से ब्रांड बनाएंगे आप। गुड यार, जबरदस्त। हाँ, आप भी कार्ड दे देना। क्या क्या मैन्युफैक्चर? एसेसरीज किसकी? मोबाइल की एसेसरीज ये मैन्युफैक्चर करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ऐसा होना चाहिए कि जो चाइना और इधर से माल खरीद रहे हैं हम खुद बना सकें। गुड, एक्सप्लेन करो क्या बोल रहे हो। ऑनलाइन स्टोर तुम मतलब खोलोगे, वेबसाइट वगैरह बना लोगे और फिर इस तरीके, ये भी ट्रेडिंग ही हो गया ना, खरीद के बेच दोगे। सही है। बुटीक में क्या क्या होगा? बस खरीद के बेचोगे। जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीद के बेच दोगे। इंस्टीट्यूट ओपन करोगे प्रॉफिट पर्पस के लिए। सही है, नहीं इसमें हंसने वाली बात नहीं है, सही है। इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे आप, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन कर लेंगे, वहां टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, आप सेट होंगे और फिर वो प्रॉफिट आप कमाएंगे। सही है, ओके, सही है। गाड़ियां, ये भी ट्रेड ही होगी एक तरीके से। कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, धागा खरीदेंगे, कपड़ा बनाएंगे, कपड़ा फिर फिनिश करके। सही है। मेडिसिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे। सही है। प्रोड्यूस नहीं करेंगे, प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, मतलब दोनों काम करोगे, प्रोड्यूस भी करोगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करोगे। जी बेटा, ऐसा बोले कि मुझे आवाज आए। ज्वेलरी को क्या करेंगे आप? मैन्युफैक्चर करेंगे। कौन सी ज्वेलरी? गोल्ड की ज्वेलरी। सही है, ये भी अच्छा है। कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस करेंगे, खरीद के बेच देंगे। ये बड़ा प्रॉफिटेबल है बिजनेस। बेटा इनकी बात सुने, बातें करना अलाउ नहीं है। देखिए, मैं बहुत खतरनाक भी हो सकता हूं। आपको चाहिए, हम लोग कॉर्पोरेशन से पढ़ेंगे ना, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए अच्छी पढ़ाई, सारी चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, सब कुछ आप आराम से पेपर पास कर लें, वो हम करेंगे आपके लिए। तो आप हमारी बात भी सुने थोड़ी सी। जी, सही है, अच्छा। तो चमड़ा वगैरह खरीदेंगी, बनाएंगी, फिर बेचेंगी। जी,
बना के सेल करेंगी। कार शोरूम यानी कार खरीद के बेच रही होंगी आप जी। वॉच, क्या वॉच? सेल परचेज ही कर रहे हैं सारे लोग। बैंक, अच्छा एक बात बताएं, बैग्स मैन्युफैक्चर करेंगी, यही बोला ना। एक बात बताएं, 2 मिनट आप रुकें। एक बात बताएं कि अगर एक बंदा जॉब कर रहा है और एक बंदा बिजनेस कर रहा है, फर्क है ना इसमें? क्या फर्क है? जॉब में आपको फिक्स अमाउंट मिलता है, लेकिन बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। रिस्क, खतरा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उसमें बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो एक बंदा जॉब कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मैनेजर, तो आप बिजनेस ही कर रहे हैं। या अपना बिजनेस आपका है और आप उसमें ही मैनेजर है, तो आप बिजनेस कर रहे हैं जी। दोबारा बताएं, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओपन करेंगे आप। ये जो पीछे 2 बंदे बैठे हैं, ये सेविंग करेंगे, आपके पास जमा करवाएंगे और आप आगे बिजनेसमैन को प्रोवाइड करेंगे। सही है। परफ्यूम मैन्युफैक्चर, आप भी वही बिजनेस करेंगे। बिजनेस कोई क्या करें, दूसरा बोलें। किसी चीज की कंपनी खोलें, कोई चीज बनाकर। क्या बना रही है बताएं ना बेटा, ताकि हमें पहले से मालूम तो चले। पहले बना के बेचनी है, आप बता नहीं रहे प्रोडक्ट। सर मैं कोई क्लॉथिंग या फैशन में जो भी है मैन्युफैक्चर भी खुद करूंगी और अपने एक आउटलेट बना के वो सेल भी करूंगी। सही है, गुड, सही है। अब जो है जितने बिजनेस आपने बताए, ये ज्यादातर आपने बताए खरीद। बेटा आप बातें नहीं करें, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आखिरी दफा प्लीज। और आप दोनों अलग भी बैठिए कल से। कोई भी क्लास में सख्ती नहीं करना चाहता। जितने भी आपने बिजनेस बताए उसमें ज्यादातर तो आप ये बता रहे हैं खरीद के बेच देंगे, और कुछ लोगों ने बताया खरीदेंगे, बनाएंगे और फिर बेच देंगे। लेकिन आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने, शायद इक्का दुक्का लोगों ने बात की है कि हम सर्विस देंगे। जैसे आप एक क्लिनिक खोल लें तो आप सर्विस दे रहे हैं, या फिर आप कोई एजेंसी खोल लें कि लोगों को बाइंग सेलिंग में हेल्प कर रहे हैं, ये भी तो कारोबार हो सकता है। इसके अलावा आपको लॉयर बन जाए और लोगों के केस वगैरह जो है वो लड़ें, ये भी आपका बिजनेस होता है। इसके अलावा आप कोई जो है वो सर्विस स्टेशन खोल लें, लोगों की कार वगैरह जो है वो आप वॉश करके दें। रिपेयरिंग का बिजनेस भी आप कर सकते हैं, कंसल्टेंसी भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से ऐसे बिजनेस भी हो सकते हैं जिसके अंदर हम ना नजर आने वाली चीजें बेच रहे हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आप आ रहे हैं और अपनी कार वॉश करवा रहे हैं, तो जो मैंने आपको बेचा है, अपनी कार आपने दी, अपनी कार लेके चले गए आप, मैंने जो आपको बेचा वो नजर नहीं आ रहा। अगर मैं ऑयल डाल भी रहा हूं आपकी कार में, तो वो बहुत माइनर कंपोनेंट होता है उस चीज का जो हम आपकी कार के साथ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अब मैंने बोलना शुरू कर दिया, 2 मिनट रुक जाओ। इसका मकसद क्या हुआ कि बिजनेस करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि हम सर्विस बेचें। जैसे लॉयर की एग्जांपल दी, और सर्विस स्टेशन की एग्जांपल दी, और डॉक्टर की एग्जांपल दी। इसके अलावा भी और भी कंसल्टेंसी जो आपने बोली। इसके अलावा आप कोई पार्क या म्यूजियम खोल लें, लोग आए, टिकट लें, अंदर घूमे फिरें और फिर चले जाएं, तो ये भी क्या कर रहे हैं आप? उन्हें सर्विस दे रहे हैं। या फिर आप फॉर एग्जाम्पल जो है वो बार्बर बन गए आप, बहुत जबरदस्त, आपने अपनी शॉप ओपन की है, लोग आते हैं, ड्रेसिंग करवाते हैं, हेयर ड्रेसिंग, तो इसका मतलब क्या है? ये भी कौन सा बिजनेस है? सर्विसिंग बिजनेस। तो मुनाफा कमाने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आप सर्विसिंग बिजनेस करें। सर्विसिंग बिजनेस में हम ऐसी चीज बेचते हैं जो नजर ही नहीं आती, इंटेंजिबल गुड्स होती है हमारी, नजर नहीं आती वो। और ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में हम क्या बेचते हैं? नजर आने वाली चीज। और लेकिन इसमें क्या है, खरीदते हैं और वैसी की वैसी क्या कर देते हैं, सेल। मैं आपको क्यों बता रहा हूं बिजनेस से काइंड? इसके 2 मकासद हैं। एक तो आपको बिजनेस से काइंड पता होनी चाहिए, दूसरा इसका एक रीजन और है जो अभी इसके एंड में आएगा, अभी जो मैं बोल रहा हूं। तो मुनाफा कमाने का पहला तरीका क्या है? सर्विस बेचो। मुनाफा कमाने का दूसरा, जैसे आप इंस्टीट्यूट खोल रहे थे, इंस्टीट्यूट ओपन किया था, ये एग्जाम्पल थी, ये सर्विसिंग बिजनेस की एग्जाम्पल है, क्योंकि आप ऐसी चीज बेच रहे हो जो इंटेंजिबल है। और बिजनेस करने का दूसरा तरीका क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस करें। जैसे पेट्रोल स्टेशन क्या कर रहा है? पेट्रोल खरीद रहा है, वैसी का वैसी बेच दे रहा है, तो क्या कर रहा है? ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है। प्रोड्यूस नहीं करता पेट्रोल को, लेकिन रिफाइनरी क्या कर रही है? रिफाइनरी जो आ रहा है उसके पास ऑयल, उसमें से पेट्रोल वगैरह अलग, डीजल अलग, सारी चीजें अलग कर रहा है। तो वो कौन सा बिजनेस कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? गुड्स आएंगी रॉ मटेरियल की फॉर्म में, उसको आप कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में, और उसे क्या कर देंगे? सेल। तीनों का मकसद क्या है? सर्विसिंग बिजनेस करो, ट्रेडिंग बिजनेस करो, या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करो। काम क्या है? मकसद क्या है? मुनाफा कमाना। लेकिन मुनाफा कमाने के तरीके देखें, तीनों के डिफरेंट है। सर्विसिंग बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं? ऐसी चीज बेचते हैं जो नजर ही नहीं आ रही, और उसको बेचने के लिए खरीदना नहीं पड़ता। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं, आपने जिस दिन अपना बिजनेस शुरू किया, तो क्या आप इलाज खरीद के बैठेंगे? नहीं,
इलाज खरीदना नहीं पड़ेगा, लोग आएंगे कंसल्टेंसी आपसे मांगेंगे, आप उन्हें बताएंगे ये दवाएं आप यूज कर लें, आप ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब है आपने जो कंसल्टेंसी दी डॉक्टर होने के तौर पर, वो आपने खरीदी कहीं से नहीं। दूसरा, ट्रेडिंग बिजनेस में क्या होता है, अगर हमने ग्रोसरी शॉप खोली है, बेचने से पहले खरीदना भी पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, सर्विसिंग बिजनेस में एक ही काम हो रहा है, क्या काम, वी हैव टू सेल। ट्रेडिंग बिजनेस में 2 काम हो रहे हैं, खरीदना भी पड़ रहा है, बेचना भी पड़ रहा है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 3 काम हो रहे हैं, और करें, खरीदना भी पड़ रहा है, बनाना भी पड़ रहा है, बेचना भी पड़ रहा है। इट मींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज मोर एक्टिविटीज देन ट्रेडिंग बिजनेस एंड सर्विसिंग बिजनेस। सबसे ज्यादा काम किस में होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में, और सबसे कम काम किस में होते हैं, सर्विसिंग बिजनेस में। और जब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को नॉर्मली आप देखें ना, तो ये होता भी बड़े पैमाने पर है ज्यादातर, इसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए होती है, एम्प्लॉइज भी ज्यादा चाहिए होते हैं। तो आप मुझे बताएं, आप बताएं, जब ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, तो अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन मेंटेन करने वाला काम होगा इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, वो सर्विसिंग बिजनेस के मुकाबले में कितना होगा, ज्यादा होगा। जबकि सर्विसिंग बिजनेस में एक्टिविटीज ही कम है, छोटा बिजनेस होता है, तो इसमें उसके मुकाबले में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने वाला काम और प्रोवाइड करने वाला काम कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक और चीज देखें आप, इस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होने वाले काम भी सर्विसिंग से डिफरेंट है। इसका मतलब है कि तीनों बिजनेसेस के अंदर इंफॉर्मेशन मेंटेन होने का जो लेवल है वो भी डिफरेंट है, और डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हम मेंटेन करते हैं। इसी वजह से तीनों बिजनेसेस की अकाउंटिंग डिफरेंट होती है। इट मींस वी आर गोइंग टू स्टडी accounting for servicing business, in which we will study how to maintain and provide information to the users of accounting information if we are doing servicing business. Trading business में भी information को maintain और provide करने के तरीके अलग हैं, और manufacturing business में भी information को maintain और provide करने के तरीके अलग हैं। तो हुआ क्या, एक दफा एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, बोला सर आपने शुरू में बोला अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज है, इसकी मदद से बिजनेस में होने वाले इवेंट्स की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, और आपने 3 अकाउंटिंग बना दी है, तो बढ़ती चली जा रही है। तो इसका जवाब दूसरे स्टूडेंट ने हैंड रेस किया, बोले मैं देता हूं इसका जवाब। बोला सर मैंने थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है। बोला मैंने बोला हाँ भाई रिप्लाई दो। बोला सर असल में मसला ये है कि अगर जब हम सर्विसिंग बिजनेस की अकाउंटिंग पढ़ेंगे ना, तो उसको पढ़ने के बाद ट्रेडिंग में आएंगे तो मुकम्मल तौर पर तब्दील थोड़ी होगी, कुछ इजाफी बातें आएंगी, बाकी सारे प्रोसीजर सर्विसिंग बिजनेस जैसे होंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तो कुछ इजाफी प्रोसीजर आएंगे, बाकी प्रोसीजर वैसे ही होंगे। इट मींस इफ यू हैव स्टडीड सर्विसिंग बिजनेस अकाउंटिंग, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू स्टडी ट्रेडिंग बिजनेस, क्योंकि जो चीज आप सर्विसिंग बिजनेस में सीख चुके होंगे उस जैसा प्रोसीजर आपको ट्रेडिंग में दोबारा थोड़ी पढ़ना है, आगे वाली बातें पढ़नी है। इसका मतलब क्या हुआ, देयर इज अ सीक्वेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी अकाउंटिंग फॉर सर्विसिंग बिजनेस, ओके ये आसान है, देन अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिजनेस, देन अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। और खुशखबरी वाली बात, खुशखबरी गुड न्यूज वो ये है कि आपको एफएफए में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं पढ़नी। किसने बोला, किसने बोला, बता दे, कुछ भी नहीं बोलूंगा, मिलके जाना। तो एफएफए में आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग नहीं पढ़नी है, आप किसकी अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ट्रेडिंग की, सर्विसिंग की। पहले मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की थोड़ी सी अकाउंटिंग एफएफए में थी, वो एक्सक्लूड कर दी। एक अलग सब्जेक्ट आएगा आपके पास एफसीएमए के नाम से, फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें आप पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की अकाउंटिंग मेनली। लेकिन इसका मतलब है अभी हमें अपने आप को लिमिट करके चलना है किसमें, सर्विसिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्यों बताई है बिजनेस की काइंड। पहला मकसद था बिजनेस की काइंड आपको पता होनी चाहिए, दूसरा मकसद है आपको यह बताना कि तीनों की अकाउंटिंग अलग है, एंड वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अकाउंटिंग फॉर सर्विसिंग बिजनेस एंड अकाउंटिंग फॉर ट्रेडिंग बिजनेस। जस्ट ये 2 पढ़ेंगे हम, और ये पहले अभी हम क्या शुरू करने वाले हैं, अकाउंटिंग फॉर सर्विसिंग बिजनेस। मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो सब शुरू में किसके होंगे, कोई गुड्स परचेज करके जो आपने बोला ना खरीदेंगे बेचेंगे खरीदेंगे बेचेंगे, ये कुछ भी नहीं आने वाला। अभी आएगा इंस्टीट्यूट खोल लिया, लॉयर का बिजनेस, डॉक्टर का बिजनेस, सर्विस स्टेशन का बिजनेस, ब्यूटी पार्लर का बिजनेस, इस तरीके के हमारे पास जो है वो बिजनेस आ रहे होंगे, उसकी हम इंफॉर्मेशन मेंटेन भी कर रहे होंगे और रिपोर्ट भी तैयार करके प्रोवाइड कर रहे होंगे। अभी तक हमने 2 बातें सीखी आज। पहली बात, अकाउंटिंग क्या है, जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन मेंटेन करते हैं और प्रोवाइड करते हैं, ऐसी चीज अकाउंटिंग है। दूसरी बात कि बिजनेस क्या है, ये 2 बातें, बिजनेस मतलब कौन कौन से हैं, उनकी काइंड्स क्या हैं। अब हम लोग जा रहे हैं आगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात
हमारी शुरू हो रही है। इस बात को बताने से पहले हमेशा मैं बोलता हूँ स्टूडेंट से कि अगर कोई स्टूडेंट अभी तक क्लास में नहीं था और अब आगे बैठ जाए तो उसको न्यूमेरिकल्स वगैरह आगे वाले सब समझ में आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो हमने अभी तक पढ़ लिया है ये बेकार था। फिर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो आने वाला है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट था ही था, इसमें तो आपको पता चला है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब जो आएगा वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी अब आपको गौर से और ज्यादा एहतियात से और गौर से चीज को सुनना है, क्योंकि अब सब जो आएगा ना वो न्यूमेरिकल में ट्रांसलेट हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें सारी टर्म्स आपको नजर आ रही होंगी जो हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपसे कम सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आपकी क्लास में कोई भी कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है तो मुझे बता देना, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा ये जानने के लिए कि उस स्टूडेंट पे मुझे और कितनी मेहनत करनी है। जो पहले से नॉलेज रखता है वो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ एक टर्म और मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद फिर हम वो अपना लेक्चर शुरू करेंगे आगे वाला। वो टर्म है इन्वेंट्री। कितने नाम है इसके? अब हम देख रहे हैं इन लेक्चर्स के अंदर आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू सम टर्मिनोलॉजीज, और यही टर्मिनोलॉजीज आगे न्यूमेरिकल्स में नजर आ रही होंगी। ऐसा पढ़ने से फायदा क्या होगा? जब न्यूमेरिकल आएगा ना मुझे बताना नहीं पड़ेगा ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है। ट्रेड माने क्या होता है? बाय और सेल। ट्रेड का मतलब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो नजर आएगा बाय और सेल, बस दो काम होते हैं इसमें। तो ये जितनी चीजें डिस्कस हो रही है ना, अब यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का लिखा हुआ नजर आ गया तो हम मुझे सवाल थोड़ी पूछेंगे। तो न्यूमेरिकल करते वक्त हम मेनली फोकस किस पे कर रहे होंगे? फिर हाउ टू सॉल्व इट, उससे पहले हमें डिस्कशन सारी पता होगी। इन्वेंट्री के कितने नाम है? 4 नाम है। इन्वेंट्री भी कहते हैं इसको, गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक भी कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं। अभी याद रखिएगा आगे जाकर इन चारों में से कोई भी नाम आ जाएगा। है क्या ये चीज? ये हर वो चीज होती है जिसको हम खरीदते हैं और मकसद क्या होता है कि उसे बेच देंगे। फॉर एग्जाम्पल आईसीएमए ने ये तो चेयर्स परचेस की हैं, क्या आईसीएमए का मकसद इसको बेचना है? नहीं, तो हम बोलेंगे ये मर्चेंडाइज नहीं है। आप गए पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल को पंप करने वाली मशीन लगी हुई है, क्या पेट्रोल पंप ने पेट्रोल पंप के ऑनर ने वो मशीन बेचने के लिए खरीदी है? नहीं, तो हम बोलेंगे वो मर्चेंडाइज नहीं है। लेकिन जो उनके अंदर ग्राउंड में टैंक बना हुआ है उसमें पेट्रोल है, क्या वो पेट्रोल उन्होंने बेचने के लिए खरीदा है? हम बोलेंगे हाँ ये पेट्रोल इनके लिए क्या है? मर्चेंडाइज है। टक शॉप होती है ना पेट्रोल पंप पे, उस पर जो गुड्स रखी हुई है अंदर बिस्किट्स वगैरह और चिप्स वगैरह, क्या उन्होंने बेचने के लिए खरीदी है? तो हम बोलेंगे वो मर्चेंडाइज है। लेकिन जो शोकेस लगा हुआ है उधर, वो शोकेस उन्होंने बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो हम बोलेंगे वो मर्चेंडाइज नहीं है। तो मर्चेंडाइज क्या है? हर वो चीज जो खरीदी जाए और मकसद क्या हो कि उसे क्या कर देंगे? सेल। आप गए फर्नीचर शॉप पर, तो वहां पर जिस चेयर पे ऑनर खुद बैठा हुआ है, क्या उसने वो बेचने के लिए खरीदी है? नहीं, यूज करने के लिए खरीदी है, तो वो मर्चेंडाइज नहीं है। लेकिन वैसी ही दूसरी चेयर सामने रखी हुई है न्यू, वो उसने बेचने के लिए खरीदी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मर्चेंडाइज। मतलब इन तमाम चीजों को मर्चेंडाइज बोला जाता है। फैन की शॉप पर गए आप, फैन लगे हुए वहां पे रखे हुए, जो रखे हुए हैं वो क्या है? मर्चेंडाइज। लेकिन जो लगे हुए हैं वो क्या है? वो मर्चेंडाइज नहीं है। अभी हम इस चीज का डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि क्या मर्चेंडाइज होता है। बिरयानी की शॉप पर गए, जो उनका बड़ा जो देग रखी हुई है उस देग में बिरयानी है, वो निकाल के बेच रहा है, क्या वो बिरयानी उसने बेचने के लिए खरीदी है? हाँ, तो हम बोलेंगे बिरयानी क्या है? मर्चेंडाइज है। लेकिन जिस देग के अंदर बिरयानी मौजूद है, क्या उसने वो बेचने के लिए खरीदी है? ना, हम बोलेंगे वो देग मर्चेंडाइज नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, बिरयानी वो खुद बना रहा है, तो उधर आलू की बोरियां रखी हुई उसकी शॉप पे, क्या वो आलू उसने बेचने के लिए खरीदे हैं? यस। हाँ, उसे भी बेचेगा वो, लेकिन उसकी शक्ल तब्दील करके बेचेगा। एक आलू वाले के पास आप जाएंगे ना, उसके ठेले पे जो आलू हैं, फैन बेटा देखिए, फैन क्या बटन यहाँ पर है, चला दे, गर्मी लग रही है, देखिए यहाँ पर होगा बेटा, देखो ऑन कर दो, जल्दी जल्दी हुआ। हाँ बस सही है, थैंक यू। जो ठेले वाले के पास आलू रखे हुए, उसका मकसद क्या है कि उन आलूओं को क्या कर देगा? वो सेल कर देगा। बेटा हेलो, उन आलूओं को वो सेल कर देगा या नहीं करेगा? सेल करने के लिए खरीदा, तो आलू क्या कहलाएंगे? मर्चेंडाइज। लेकिन उसका ठेला, क्या ठेला उसने बेचने के लिए खरीदा? नहीं, तो बोलेंगे ठेला मर्चेंडाइज नहीं है। अब वो जो ठेले वाला है वो आलू को वैसी का वैसे बेच देगा, लेकिन जो बिरयानी वाले के पास आलू की बोरियां रखी हुई है, वो उस आलू की शक्ल को तब्दील करेगा, बिरयानी में डाल के बेचेगा, क्योंकि वो उसे बेचेगा ही ना अल्टीमेटली, इसी वजह से उसको भी हम क्या कहेंगे? मर्चेंडाइज कहेंगे। अच्छा, गरम मसाले रखे हुए उसके पास,
बिरयानी वाले के पास? क्या वो मर्चेंडाइज है? यस। अच्छा, बिरयानी वाले के पास फ्रिज में रायते रखे हुए, मर्चेंडाइज है। बिरयानी वाले के पास टमाटर वगैरह है, मर्चेंडाइज है। बिरयानी वाले के पास जो है वो तराजू भी रखा हुआ है, ये तराजू मर्चेंडाइज नहीं है। लेकिन बोल्टन मार्केट आप गए, तराजू की शॉप पे तराजू रखे हुए, तो वो तराजू क्या कहलाएगा? मर्चेंडाइज कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? मर्चेंडाइज के लिए जरूरी है कि वो रेडी टू सेल हो? नहीं, हो सकता है मर्चेंडाइज रेडी टू सेल ना हो, उसे हमें सेल के कंडीशन में लेके आना हो, लेकिन फिर भी वो मर्चेंडाइज कहलाएगी। अब जो हमने डेफिनेशन यहाँ बताई आपको, देखिए क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल, हर चीज जो खरीदी जाए और मकसद क्या हो, बेच देंगे, वो क्या कहलाएगा? मर्चेंडाइज कहलाएगा। बिजनेसमैन उसे मर्चेंडाइज बोलता है। अब शॉप में आप गए, किसी बिजनेस में आप गए, सारी चीजें वहां मर्चेंडाइज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप गए, वहां कुछ रजिस्टर्स हैं जिसमें आप लिख रहे हैं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कभी गए तो आपसे एंट्री लेता है, वो सिग्नेचर करवाएगा, नंबर लिखेगा, क्या वो रजिस्टर उन्होंने सेल करने के लिए खरीदा है? नहीं, तो वो मर्चेंडाइज नहीं है। लेकिन स्टेशनरी का आप शॉप खोलेंगे, उस स्टेशनरी की शॉप पे जो रैक्स आप बनवाएंगे, क्या वो बेचने के लिए बनवा रहे हैं? नहीं, तो वो मर्चेंडाइज नहीं होगा। लेकिन रैक्स में वो सामान रखेंगे, वो बेचने खरीदेंगे ना, तो वो क्या कहलाएगा? मर्चेंडाइज कहलाएगा। अब एक बेकरी में मौजूद जो आटे की बोरियां हैं, वो मर्चेंडाइज है? यस, क्योंकि उसके वो टोस्ट वगैरह और दूसरी चीजें बना के बेचेगा, ब्रेड बना के बेचेगा। और जो आटे की चक्की है, उसमें जो आटे की बोरियां रखी हुई है, क्या वो बेचने के लिए नहीं है? क्यों नहीं है भाई? आटे की जो वो है चक्की, वहां पर जो उन्होंने बोरियां रखी हुई आटे की बना के, वो बेचने के लिए तो रखी हैं, आपको बेचेंगे ना वो चक्की जहां पे आटा पीसते हैं, वो आपको बेचेंगे ना। आटे की बोरियां बना के रखी है, वो गेहूं लाए थे, उन्होंने उस गेहूं को क्या किया? आटे में कन्वर्ट किया। आप गए, आपने बोला 10 किलो आटा दे दो, तो उन्होंने आटे की बोरी आपको दे दी 10 किलो वाली। इसका मतलब वो आटा उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ है, तो वो आटे की बोरी भी क्या है? मर्चेंडाइज। अच्छा, एक बात बताएं, वो जो चक्की वाले हैं, उन्होंने अपने पास गेहूं जौ वगैरह ला के रखे हुए, क्या वो मर्चेंडाइज है? हाँ, क्योंकि उसे, लेकिन मशीन जिससे आटा पीस रहे हैं वो मर्चेंडाइज नहीं है। अच्छा, एक बात बताएं, अगर मैं पानी का जहाज चलाता हूं जिसमें मैं सामान जो है लेकर जाता हूं लोगों का और दूसरे मुल्कों में ट्रांसफर करवाता हूं, तो ये जो पानी का जहाज है, क्या ये मेरे लिए मर्चेंडाइज है? नहीं। लेकिन अगर आपकी एक कंपनी है जो पानी के जहाज बना के बेचती है, तो उसके लिए पानी का जहाज मर्चेंडाइज है। इसका मतलब है मर्चेंडाइज के लिए छोटा बड़ा नहीं देखेंगे आपके, छोटी चीज है या बड़ी चीज है, मकसद देखना है आपको। एक जहाज मर्चेंडाइज हो सकता है? हाँ, तो आइए। अच्छा, एयर ब्लू के लिए, एयर ब्लू के पास जो जहाज है, क्या वो मर्चेंडाइज है? नहीं ना भाई। एयर ब्लू मर्चेंडाइज भी एसिड होती है बेटा, अभी एसिड में बताऊंगा आगे जाके। एयर ब्लू के लिए वो जो जहाज एयर ब्लू के पास है, वो बेचने के लिए नहीं है, वो तो उसको यूज करते हैं, आपको सर्विस देते हैं एयर ब्लू। एयर ब्लू तो मर्चेंडाइज बेचता ही नहीं है। इसका मतलब है एयर ब्लू के पास जो जहाज है वो मर्चेंडाइज नहीं है, लेकिन जिसने वो जहाज प्रोड्यूस किए उसके लिए वो मर्चेंडाइज होगा। बोले, इसका मतलब है मर्चेंडाइज के लिए, मर्चेंडाइज बड़ी चीज भी हो सकती है, छोटी चीज भी हो सकती है। अगर मैं जो हूं, कंस्ट्रक्शन का मेरा बिजनेस है, फ्लैट बना के बेचता हूं, तो जो फ्लैट मैंने बनाए हैं वो मेरे लिए क्या है? मर्चेंडाइज, इन्वेंट्री। जब भी आप किसी ब्रोकर वगैरह के पास जाएंगे ना, वो बोलते हैं इस तरीके से, ये इन्वेंट्री नहीं है हमारे पास। कभी गए किसी अच्छे इलाके में, किसी ब्रोकर के पास जाएंगे ना, वो मकानात को इन्वेंट्री बोल रहे होते हैं। ऐसे नॉर्मल इलाके में जाएंगे जहाँ कम एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो वो मकान बोलते रहते हैं। ले हाँ, स्टॉक या मर्चेंडाइज बोलते हैं, भाई मेरे पास स्टॉक है, सुना होगा आपने। तो इसका मतलब है जो हमारे पास मकानात बना के बेच रहे हैं, उनके लिए मकानात भी क्या है? मर्चेंडाइज है। लेकिन हमारे लिए तो मकान मर्चेंडाइज नहीं है। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो मकान हमारे लिए मर्चेंडाइज नहीं होगा, मकान ही होगा। तो देखिए, ये जो मैंने ऊपर डेफिनेशन लिखी है ना, पहली वाली, वो क्या है? एनीथिंग परचेज फॉर रीसेल। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। ये जो डेफिनेशन है, ये अकाउंटिंग की जो बॉडी है जिसने अकाउंटिंग के रूल्स बनाया, उसने लिखी है। और आप खुशखबरी वाली बात क्या है? ये भी वही बोल रहा है, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल वर्डिंग में बोल रहा है। देखिए क्या लिखा है, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल मतलब बिकने के लिए रखी हुई है। अब बिकने के लिए हमारे पास कौन सी चीज है? ग्रोसरी स्टोर में आटा, चीनी, ये सब क्या है? बिकने के लिए रखी हुई है। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसका मतलब क्या है? कि नॉर्मली हम उस चीज को बेचते हैं। एज्यूम करें आपका बिजनेस है, आपने को फर्नीचर आप यूज करते थे, वो फर्नीचर आपने बेच दिया, हालांकि आप उसे यूज करते थे, ऐसे बेच दिया आपने, तो क्या वो मर्चेंडाइज हुआ? नहीं। यही है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब है
क्या आप उस चीज का कारोबार करते हो तो, और उसको बेचने के लिए रखा हो, बेचने के लिए रखा हुआ और उसका कारोबार भी करते हो तो मर्चेंडाइज कहलाएगी। तो पहली बात तो वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। दूसरी बात क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, कि इन्वेंट्री वो चीज होती है जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में होती है। जैसे बिरयानी पक रही है तो उसमें चावल लगे हुए हैं और ये जो गोश्त है ये सारा क्या है, मर्चेंडाइज है। वो प्रोसेस में है लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएगा, मर्चेंडाइज कहलाएगा। और इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाईज टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यह मर्चेंडाइज वो चीज होती है जो कि रॉ मटेरियल की शक्ल में पड़ी हुई हो। अब बिरयानी की शॉप से आसानी से आपके समझ में आ रहा है ना, बिरयानी की शॉप में आप देखें कौन सी ऐसी चीज है जो पहले पॉइंट पर पूरी उतरती है, बनी हुई बिरयानी, हेल्प फॉर सेल, बिकने के लिए तैयार पड़ी हुई है। दूसरे पॉइंट पर कौन सी चीज उतरती है बिरयानी की शॉप पर, जो बिरयानी पक रही है, वो भी मर्चेंडाइज। तीसरे पॉइंट पर कौन सी पूरी उतरती है, आलू की बोरियां, चावल की बोरियां, टमाटर वगैरह जो रखे हुए अभी यूज नहीं हुए, वो भी मर्चेंडाइज। इन शॉर्ट रॉ मटेरियल भी मर्चेंडाइज होती है, जो गुड्स अभी प्रोड्यूस हो रही है वो भी मर्चेंडाइज होती है, और जो बन के तैयार पड़ी हुई है वो भी मर्चेंडाइज है। तो अपने बुटीक के अंदर जो आप कपड़े बनाएंगे, सिएंगे लोगों के लिए, अगर सी के बेच रहे हैं तो जो धागा रखा हुआ है, जो कपड़े रखे हुए हैं, और जो बने बनाए कपड़े रखे हुए हैं, वो सारे क्या हैं, मर्चेंडाइज हैं। लेकिन स्विंग मशीन वो आपके लिए मर्चेंडाइज नहीं है। तो मैंने क्यों बताया ये आपको मर्चेंडाइज, इस वजह से कि मर्चेंडाइज आप बताएं कौन सा बिजनेस वाले मर्चेंडाइज बेचते हैं, सर्विसिंग, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। नॉर्मली कौन सा बिजनेस मर्चेंडाइज सेल करेगा, सर्विसिंग, ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? ट्रेडिंग वाला, मैन्युफैक्चरिंग वाला नहीं करेगा। तीनों नॉर्मली कौन करता है, नॉर्मली दो करते हैं ना। सर्विसिंग वाला नॉर्मली मर्चेंडाइज थोड़ी बेच रहा होता है, वो तो सर्विस दे रहा होता है। देखिए मर्चेंडाइज टेंजिबल होती है, सर्विसिंग बिजनेस वाला तो टेंजिबल चीज ही नहीं बेचता, वो क्या बेचता है, सर्विस। सर्विस नजर नहीं आती। तो जो मर्चेंडाइज बेचते हैं असल में ये दो बेचते हैं, कौन कौन, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो इनको गोदाम भी रखना पड़ेगा अपने पास। अच्छा, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग वाले जो चीज बेच रहे हैं वो मर्चेंडाइज है, यानी ये टेंजिबल आइटम बेच रहे हैं, जबकि वो क्या बेच रहा है, सर्विसिंग बिजनेस वाला, इनटेंजिबल आइटम, ऐसी चीजें जो नजर, जैसे आपको एग्जांपल किसकी दी थी मैंने अभी, सर्विस स्टेशन, जहां से अपनी बाइक वॉश करवा रहे हो, कार वॉश करवा रहे हो, वो आपको क्या बेच रहा है, जो बेच रहा है वो नजर थोड़ी आ रहा है, वो तो आपकी कार वॉश करके दे रहा है आपको। इसका मतलब है वो इंटेंजिबल आइटम बेच रहा है, सर्विसिंग बिजनेस कर रहा है। ट्रेडिंग बिजनेस वाला और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाला आपको टेंजिबल चीजें बेचता है। तो मर्चेंडाइज को डिस्कस क्यों किया, ये बताने के लिए कि मर्चेंडाइज कहाँ इन्वॉल्व होगी, ट्रेडिंग बिजनेस में और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। जी पूछिए। अब देखिए ये बात कर रही है कि अगर एक इंस्टीट्यूट चला रहा है एक बंदा और वो नोट्स वगैरह बेच रहा है, जैसे स्कूल वगैरह में होता है कि हमारी कॉपियां लें हमसे, वो तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। हम इसकी बात कर लेते हैं, कोचिंग सेंटर वगैरह की बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताएं, वो जो फीस लेते हैं आपसे, उसके मुकाबले में उन नोट्स की वैल्यू कितनी होती है, नॉमिनल होती है ना। इसी वजह से आप जब भी ये देखेंगे ना कि कोई बिजनेस कोई चीज़ कर रहा है या नहीं, तो उसमें आप देखेंगे कि मेजर कॉम्पोनेंट उसका क्या है। सर्विसिंग बिजनेस का मेजर कॉम्पोनेंट इनटेंजिबल होता है, थोड़ा सा कॉम्पोनेंट सर्विस वो होता है टेंजिबल। जैसे आप ब्यूटी पार्लर चले जाएं, वो आपको मेकअप वगैरह लगा रहा है ना, तो मेकअप तो टेंजिबल है, लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे कि ब्यूटी पार्लर वाला ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है या मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मेजर कॉम्पोनेंट इंटेंजिबल है। अगर आपका 95 to 99% कॉम्पोनेंट है इंटेंजिबल, तो फिर आप किस बिजनेस में आ जाएंगे, सर्विसिंग में। मुझे एक बात बताएं, सर्विस स्टेशन जो कार वॉश करता है, क्या वो टेंजिबल चीजें यूज नहीं कर रहा होता, कर रहा होता है। वो सर्फ यूज कर रहे हैं, वो वाटर यूज कर रहे हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट वो नहीं होते, वो बहुत थोड़ी सी वैल्यू की चीजें होती हैं। ज्यादातर वैल्यू किसकी होगी, वो उस बंदे की या वो रेंट की जो वहां बिल्डिंग का दे रहे हैं वो, तो असल में वो आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस। सही बात समझ में आ गई, मेजर कंपोनेंट की वजह से होता है। तो अभी हमने 3 बातें कर ली हैं अभी तक। अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस कितने टाइप का होता है, और इन्वेंट्री क्या होती है। इन्वेंट्री को याद रखिएगा, हर वो चीज जो खरीदी जाए बेचने के लिए, और या प्रोसेस में खरीदी जाए बेचने के लिए, रखी हुई हो बिकने के लिए, या प्रोसेस ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हो, या रॉ मटेरियल की शक्ल में मौजूद हो। ये तमाम चीजें हमारे पास होती ही किसनी है, बेचने के लिए, तो हमें तो इन्वेंट्री करना है। अब आगे आ जाए, अब वो लेक्चर शुरू हो रहा है कि अगर बंदा आ जाए और अभी पीछे वाला लिया हो भी ना हो लेक्चर, तो वो समझ जाएगा। गौर से सुनिएगा, ये हम स्किप करेंगे, हम बाद में देखेंगे। स्लाइड में डाला इस वजह से बताना है,
ओके, न्यू टर्मिनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, जिसके बारे में अभी इन्होंने बात भी की थी। एसिड, किसने बोला था एसिड का नाम? आपने बोला था। तो एक्सप्लेन करें जरा एसिड क्या होता है। आपके एक्सप्लेनेशन से पहले मैं एक दो बातें बता दूं। एसिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी इन अकाउंटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इकोनॉमिक्स में भी आएगी, लेकिन एक बदनसीब टर्मिनोलॉजी भी है, क्योंकि लोग इसको गलत गलत भी एक्सप्लेन करते हैं, और हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि वैसा बोलना गलत क्यों है। अगर आप एसिड की डिक्शनरी मीनिंग देखें तो आपको लिखा हुआ नजर आएगा एसिड मींस प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ नजर आएगा? एसिड मींस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मकान, दुकान, कार, जमीन, हीरे जवाहरात, पैसा, ये चीजें होती है ना प्रॉपर्टी में, ये डाल सकते हैं आप चीजें। नॉर्मली प्रॉपर्टी में कारें, मकानात, जमीनें होती हैं। तो एसिड की डिक्शनरी मीनिंग यही है, प्रॉपर्टी, और ये सही मीनिंग है, और ये मीनिंग सही है, लेकिन ये एक जर्नल लाइफ की मीनिंग है। अकाउंटिंग में एसिड का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होता, अकाउंटिंग में एसिड प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नजर नहीं आती, क्या उनको आप प्रॉपर्टी कहेंगे? जो नजर ही नहीं आ रही उसको प्रॉपर्टी तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन अकाउंटिंग में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नजर नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड। क्या बोलेंगे उनको? एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसिड को हमें प्रॉपर्टी नहीं कहना है। कहाँ नहीं कहना है? अकाउंटिंग में या नॉर्मल लाइफ में नहीं कहना है? अकाउंटिंग में नहीं कहना है। नॉर्मल लाइफ में एसिड का मतलब प्रॉपर्टी ही होता है। ऐसे आपका मकान है तो आप बोल सकते हैं मेरा एसिड है। क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि अकाउंटिंग में एसिड प्रॉपर्टी से भी ज्यादा है। अच्छा, प्रॉपर्टी को उर्दू में क्या बोलते हैं? जायदाद, असासाजात। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं एसिड मतलब जायदाद, एसिड मतलब असासाजात, तो गलत बोल रहे हो, लेकिन अकाउंटिंग के लिहाज से गलत बोल रहे हैं। नॉर्मल लाइफ के लिहाज से सही है, लेकिन हम नॉर्मल लाइफ में थोड़ी है, अभी हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो ये काम आपने नहीं करना जिंदगी में कभी भी। क्या नहीं करना है? डू नॉट कॉल एसिड प्रॉपर्टी, जायदाद, असासाजात, गलत है ये। दूसरी चीज, अकाउंटिंग के लिहाज से इनकम्प्लीट है ये, और इनकम्प्लीट चीज गलत होती है। दूसरी चीज क्या हो रही है मार्केट में? लोग एक लिस्ट बना के दे देते हैं कि ये लिस्ट है, ये याद कर लो, ये एसिड है, और वो बच्चा याद कर लेता है उसको, और बाद में अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो उस लिस्ट में ना हो तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे एसिड नहीं है क्योंकि लिस्ट में नहीं है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि एसिड की लिस्ट कंप्लीट ही नहीं हो सकती, अनगिनत एसिड है दुनिया में। इसका मतलब है लिस्ट याद करने का हमें कोई फायदा नहीं है। तो होना क्या चाहिए फिर? अगर मैं आपको कोई ऐसा क्राइटेरिया बता दूं, कोई ऐसा तरीका जिसकी वजह से आप खुद पहचान जाएंगे कोई चीज एसिड है या नहीं, तो वो फायदेमंद है। और फिर आप लिस्ट खुद तैयार कर लेंगे और किसी एसिड को खुद डिटरमिन कर सकेंगे क्या है कि ये एसिड है या नहीं। तो ये चीज अच्छी है या लिस्ट दे दूं? इसमें दे सकता हूं, मौजूद है मेरे पास, लिस्ट दे दूं या आप खुद लिस्ट बना लें, वो तरीका करें। खुद लिस्ट बना लें, वो तरीका अच्छा है। तो उसके लिए मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूं, गौर से सुने। एसिड को जज करने का क्राइटेरिया कि ये एसिड है, किसी भी चीज को जज करने का क्राइटेरिया कि वो एसिड है या नहीं, वो क्राइटेरिया सुनिएगा। क्या टाइम हो रहा है बेटा? ओके, क्राइटेरिया सुनिएगा। हर वो चीज जिसकी वैल्यू हो, वैल्यू का मतलब क्या होता है? वो बिक सकता हो, उसकी वैल्यू होगी ना, या फिर उससे कोई फायदा हो सकता हो। मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूं इस एसी की वैल्यू है, मेरे बोलने का मतलब क्या है? ये मैं इसे बेच सकता हूं, भाई इसकी वैल्यू है। अगर ये बिक ना सकता हो, मैं बोलूं इसकी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे क्या बोल रहे हो भाई, ये तो बिक ही नहीं सकता। या फिर इससे मुझे फायदा हो सकता हो, मतलब ये चलता हो, हमें हवा देता हो, ठंडक पहुंच रही है, तो हम बोलेंगे इसकी वैल्यू है। अब जाए अभी बाहर निकले, रास्ते में आपको मिट्टी पड़ी हुई नजर आएगी, क्या उसकी वैल्यू है? क्यों नहीं है? ना वो बिक सकता है, ना उसका कोई इस्तेमाल है। लेकिन हम मकानात बनाने के लिए जो बजरी लेके आते हैं, क्या उसकी वैल्यू है? क्यों? इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, भाई उसको, उससे मकानात बनाएंगे आप, इसके अलावा वो बिक भी सकती है। इसका मतलब है जमीन की दोनों चीजें, लेकिन एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू किसकी होगी? जो बिक सकता हो या जिसका कोई इस्तेमाल हो। समंदर का पानी, उसकी वैल्यू है? अगर होती तो भर भर के ला रहे होते आप जब पिकनिक पे जाते थे। लेकिन मिनरल वाटर, उसकी वैल्यू है क्योंकि उसका इस्तेमाल है, उसको आप बेच भी सकते हैं। तो वैल्यू होने का मतलब क्या है? कि वो बिक सकता है या उसका इस्तेमाल है। तो अभी मैंने क्राइटेरिया अभी कंप्लीट नहीं किया। पहला क्राइटेरिया क्या है? उसकी वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया, जिसकी वैल्यू होती है ना बेटा, उसका वो फायदा भी देता है। तो वैल्यू होना और फायदा देना एक ही बात है। वैल्यू होना और सेलेबल होना, ये दोनों एक ही बात है। मैं आगे बात बता रहा हूं। दूसरी, उसकी वैल्यू होनी चाहिए,
दूसरा उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी आप बताएंगे कि वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ इस एसी की वैल्यू है, फिर पूछा जाए कितनी, मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, तो आप मुझे बताएं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कैसे लिखेंगे। आप अपने पास रिकॉर्डिंग करने के लिए अगर आप लिख रहे हैं कि मेरा एसी है, तो आपको ये भी बताना है कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर किसी चीज की वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती तो आप उसको एसेट नहीं बोल सकते, वैल्यू डिटरमिन करना जरूरी है। तो दो बातें हो गई, पहली बात वैल्यू होनी चाहिए, दूसरी बात उसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी आप बताएंगे। मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल, क्या ये एसिड है? अब आप बोलिए हाँ एसिड है, फिर आपसे पूछे भाई क्यों, ये कैसे एसिड है, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू है भाई, इसको बेच भी सकती हूँ और उसको इस्तेमाल भी करती हूँ। दूसरा, क्या इसकी वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी बता सकती हैं आप? हाँ, आपने बोला मुझे 10,500 रुपये का ही, तो वैल्यू भी है और वैल्यू बता भी पा रही हैं आप, तो हम बोलेंगे आपका मोबाइल क्या है, एसिड है। आपका बैग, क्या इसकी वैल्यू है? भाई वैल्यू का मत, बैग की वैल्यू नहीं है, बैग की वैल्यू है बेटा। अगर वैल्यू नहीं होती, इस्तेमाल ही नहीं होता इसका कोई, तो आप अभी लेके थोड़ी आते इसको। जिस चीज का इस्तेमाल नहीं होता आप फेंक देते हैं ना उसको, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। एसिड के लिए वैल्यू होना जरूरी है और इस बैग की वैल्यू है। एसिड के लिए जरूरी है कि उसकी वैल्यू आप बता सकें कितनी है, और ये बता सकती है ये इनका बैग 2,000 रुपए का है, तो हम बोलेंगे क्या हुआ, ये बैग एसिड हो गया, क्योंकि दोनों शराइत पूरी हो रही है। आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास मोबाइल है, एसिड है वो? यस। वो मोबाइल 10वें फ्लोर से नीचे गिर गया, अब आप नीचे आए, अब वो एसिड है? अब क्या पूरा टूट गया, चिकना चूर हो गया वो, अब क्या उसकी वैल्यू है? अब तो उसकी कैसे बेटा, चिकना चूर हो गया वो, उसके सारे पार्ट्स गिर गए, आगे पीछे टूट गए। अब आप उसको रिपेयर भी करवाएंगे तो उतने के पड़ जाएगा जितने रुपए का नया आ रहा है। अच्छा चलो, मैं तो समझाने के लिए एक बात कहता हूँ कि वो नीचे गिरा, सही है, और एक बंदा आपके नीचे उतरने से पहले उसने आग लगा दी उसको। अब तुम्हें समझाने के लिए किया मैंने ये काम। अब मुझे बताएं क्या उसकी वैल्यू है? या आपका मोबाइल जो आपने लगाया चार्जिंग पे, आग लग गई उसको, जल गया वो, अब उसकी वैल्यू नहीं है क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन तुम जो बोल रहे हो ना कि अगर वो कम में रिपेयर हो जाए तो हम बोलेंगे तुम्हारी वाली बात सही है, लेकिन हम समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ ऐसी नहीं होती। तो ये जो मोबाइल जल गया, अब उसकी वैल्यू नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं है, बिक नहीं सकता, तो हम बोलेंगे अभी एसिड नहीं है। यानी एक ही चीज मोबाइल एक वक्त में एसिड था और दूसरे वक्त में एसिड नहीं है। ये आईसीएमए की बिल्डिंग, क्या ये एसिड है? कोई पूछे कैसे, तो आप बोलेंगे भाई इसकी वैल्यू है, और वैल्यू पता भी कर सकते हैं आप, आईसीएमए के रिपोर्ट्स निकाल लें, उसमें इस बिल्डिंग की वैल्यू लिखी हुई होगी कितने रुपए की है, तो हम बोलेंगे दोनों शराइत पूरी हो रही है, तो ये क्या है, एसिड है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने मोबाइल में बैलेंस डलवाया 2,000 रुपए का, नजर आ रहा है बैलेंस आपको, तो जला गया वो, तो लिखा हुआ है उनके पास कि आपका इतना बैलेंस है, क्या ये एसिड है मोबाइल का बैलेंस? कैसे? एक तो इससे फायदा होगा, दूसरा इसकी वैल्यू क्यों है, इसकी वैल्यू है, वैल्यू क्यों है, इससे फायदा भी होगा और आप इसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं किसी को अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो तो, लेकिन इससे नॉर्मली हमें फायदा मिलेगा। क्या आप बता सकते हो इन टर्म ऑफ मनी इस मोबाइल के बैलेंस की वैल्यू कितनी है? 2,000। इसका मतलब है दोनों शराइत पूरी हो गई। पहली शर्त बैलेंस की वैल्यू है, दूसरी शर्त इन टर्म ऑफ मनी बता भी रहे हो, तो हम बोलेंगे जो बैलेंस मोबाइल में हमारा है, ये हमारा क्या है, एसिड है। लेकिन क्या आप इस बैलेंस को जायदाद कह सकते हो? इसी वजह से हम कह रहे हैं कि एसिड को जायदाद नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये क्राइटेरिया लगाए। क्या क्राइटेरिया बताया? एनीथिंग ऑफ वैल्यू, पहली चीज क्या है, वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज इन टर्म ऑफ मनी आप उसे क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। एक और बात सुने, आपने आईसीएमए में फीस सबमिट करवाई, अभी फीस सबमिट करवाई होगी आपने, ये फीस एसिड है क्या? हाँ, कैसे? इसकी वैल्यू है, वैल्यू कैसे? इससे आपको फायदा होगा ना, पढ़ेंगे ना आप। दूसरा, क्या आप इसकी वैल्यू को इन टर्म ऑफ मनी बता सकते हैं? यस बता सकते हैं, तो आप बोलेंगे फीस जो हमने जमा करवाई है क्या है, एसिड है। अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें आपके सामने आएंगी जो कि इंटेंजिबल होंगी। टेंजिबल की एग्जांपल कम और इंटेंजिबल की ये मैंने क्यों दी एग्जांपल्स, ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉपर्टी नहीं होती एसिड सिर्फ। ये फैन जो लगे हुए हैं यहाँ पर, क्या ये एसिड है? यस, इनकी वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी, वैल्यू भी है, वैल्यू बता भी सकते हैं कितनी है। ये सारे एसिड है, सारे बल्ब, ये गमला एसिड है। अब मुझे बताएं कितने एसिड होंगे दुनिया में? तादाद एसिड है, तो एसिड की लिस्ट तो कंप्लीट नहीं हो सकती, लेकिन हर चीज एसिड नहीं है। आप हमारे लिए बिरयानी पका के लाए, वो बिरयानी रखी हुई है, धुएं निकल रहे हैं, गर्म बिरयानी है, क्या बताएं ये बिरयानी एसिड है? बेचने के लिए नहीं, जरूरी थोड़ी है। एसिड के लिए जरूरी नहीं है कि आप बेचने के लिए लाएं,
वैल्यू होनी चाहिए। जब ही हमने एग्जाम्पल दी है, जो बिरयानी रखी हुई है हम खाएंगे सारे मिलके अभी इंशाल्लाह, एज्यूम करें तो ये जो बिरयानी है इसकी वैल्यू है। वैल्यू कैसे है इनको पता है, और हमें इससे फायदा भी होगा, अभी खाएंगे हम, इंजॉय करेंगे। दूसरी चीज इसकी वैल्यू कितनी है ये बता सकते हैं इन टर्म ऑफ मनी। तो दोनों शराइत बिरयानी पे लग गई तो हम बोलेंगे बिरयानी क्या है, एसिड है। लेकिन ये बिरयानी ये लेके आ रहे थे रूम में, अचानक इनका पाँव लड़खड़ाया और बिरयानी सारी गिर गई जमीन पे। अब क्या इस बिरयानी की वैल्यू है? अब आप ये नहीं बोलेगा ऊपर से निकाल लूंगा। हाँ, ये बिरयानी जब गिर गई है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई खाएगा आप में से? सब जमीन पे गिरी हुई बिरयानी, आप बोलेंगे नहीं भाई इसकी वैल्यू नहीं है, नहीं बिक सकती है, ना इसे हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, जब वैल्यू ही नहीं है तो हम बोलेंगे ये एसिड नहीं है। आप मोबाइल खरीद के लाए नया नया, क्या मोबाइल एसिड था? हाँ, आप रास्ते में मोबाइल लेके आए थे, जरूरतमंद मिल गया आपको, इसने बोला निकाल दो बेटा, तुम शॉप से निकले थे, मैंने देख लिया तुमने आईफोन खरीदा है, दे दो मुझे, आपने उसे दे दिया। जब देंगे ना, जाहिर सी बात है, ये जो मोबाइल आपने उसे दे दिया है, क्या ये अब एसिड है? आपके लिए, आपके लिए एसिड नहीं है, उसके लिए है। आपके लिए एसिड नहीं है क्योंकि अब आपके लिए उस मोबाइल की कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है अगर कोई मोबाइल छिन जाए तब आप बोलेंगे अब वो मेरा एसिड नहीं रहा, ये माजी में था अब नहीं है। तो एसिड, अनगिनत एसिड होते हैं दुनिया में। अब आपको हर चीज पे क्राइटेरिया लगा के देखना है कि अच्छा एक एडवांस, आप गए एक इलाके में, फॉर एग्जाम्पल आप चले गए लाहौर और आपने एक बिल्डिंग किराए पे ले ली, किराया उसे दे दिया आपने 6 महीने का एडवांस। अभी जो किराया आपने पे किया है, क्या ये किराया एसिड है? कैसे कह सकते हैं हम? एक नहीं क्राइटेरिया लगाया ना मैंने, जो बताया इसकी वैल्यू है। कैसे इसकी वैल्यू है? क्योंकि इससे आपको फायदा होगा, आप यूज करेंगे बिल्डिंग को, इस वजह से इसकी वैल्यू है। ये बोलना है आपको जब भी मैं पूछूं। दूसरी चीज, इसकी वैल्यू आप इन टर्म ऑफ मनी बता सकते हैं कि मैंने 6 लाख रुपए रेंट दिया है, दोनों शराइत लग रही है, वैल्यू भी है, क्यों फायदा होगा, रहेंगे बिल्डिंग में। इन टर्म ऑफ मनी आप बता भी सकते हैं कितनी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे ये क्या है, एसिड है। क्या चीज? जो रेंट हमने दिया है, हालांकि वो क्या है, रेंट कैसा है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल होने के बावजूद वो एसिड है। ईद की शॉपिंग आपने की और रोजाना आप अलमारी खोल के देख रहे हैं मेरी ईद के सारे चीजें रखी हुई हैं, तो ये ईद की शॉपिंग आपने की है, ये एसिड है। हाँ, इसकी वैल्यू है इन टर्म ऑफ मनी, वैल्यू भी और इन टर्म ऑफ मनी आप बता भी सकते हैं। ये एसिड को पहचानने का पहला क्राइटेरिया है। टाइम बताएं जरा, टाइम बचा है हमारे पास कुछ? 5 मिनट है। अब एसिड को एक्सप्लेन करने का एक और क्राइटेरिया भी है। मैं कोशिश करूंगा कल मैं आपकी थ्योरी कंप्लीट कर दूं, और यू विल सी इन द न्यूमेरिकल्स दैट ईच एंड एवरीथिंग दैट वी हैव स्टडीड राइट नाउ and that will be studied in the later classes will be involved in your numericals। देखिएगा आप, सब कुछ न्यूमेरिकल में आ रहा होगा, कोई चीज भी मैं इजाफी नहीं करवा रहा, सिर्फ उतना करवा रहा हूं जो न्यूमेरिकल में आएगा। अभी हाका बेंडर की बुक खोल के देखिएगा, वो और भी बातें बता रहे हैं जो मैं अभी नहीं फ्यूचर में आपको बताऊंगा। यानी इतनी बातें जिसके बगैर न्यूमेरिकल ही सॉल्व नहीं हो सकता, वो बातें आपको कम्युनिकेट की जा रही। तो इसका मतलब है इनको लाजमी आपको याद रखना है। और ये स्लाइड्स मैं आपको कब भेज सकता हूं? जब आपका ग्रुप बनेगा। तो अभी के अभी आप ग्रुप बना लीजिएगा, नंबर लिख लें। अभी हमारी एसिड की बात कंप्लीट हो गई, नहीं शुरू हुई है, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। आप लिखें नंबर 0332 2935 798।